चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एक्ट है, एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, बात मत करो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये 1908 में एक एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट को हम बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। सबसे एमपी सिविल जज का देखा जाए या किसी भी आप एक्ट्स देख लीजिए, जितने भी एक्ट हैं आपके जुडिशरी में, शायद सबसे बड़ा एक्ट है। रीजन उसके पीछे बहुत सारे हैं। एक तो सिविल लॉ ऑलवेज लेंथी होता ही होता है, दूसरा प्रोसीजर लॉ भी लेंथी होता है, और ये क्या है, सिविल लॉ भी और प्रोसीजर भी है। जनरली सिविल लॉ बड़ा होता है और प्रोसीजर लॉ भी बड़ा होता है, और ये सिविल लॉ भी और प्रोसीजर लॉ भी है। जनरली तो ये प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं जो सब्सटेंटिव के भी माने जाते हैं। अब मेन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके हम यहाँ पे आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, जहां पे अभी जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, जहां पे भी समझ में ना आए वहां पे तुरंत पूछिएगा कि ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इसको शुरू से कॉम्प्लिकेट करोगे एक्ट को, कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर ये एक्ट समझ में नहीं आएगा बाद में। तो जहां पे भी समझ में चीजें ना आए वहां से पूछते जाइएगा। और दूसरी चीज, केवल घर पे रिवीजन करते आइएगा जितने पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि एक्ट समझ में नहीं आएगा, एक्ट जनरली समझ में आएगा। तो जनरली हम लॉ को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। लॉ को हमने डिवाइड किया दो प्रकार से। जनरली लॉ दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है मूल विधि, सब्सटेंटिव लॉ को बोलते हैं मूल विधि। और एक होता है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि। इसको प्रक्रियात्मक विधि के नाम से भी हम जानते हैं। देयर आर टू लॉस, एक होता है मूल विधि, प्रक्रियात्मक विधि। जो प्रक्रियात्मक विधि होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव लॉ। अगर कभी पूछा जाए ना, ये एडजेक्टिव लॉ किसको बोलते हैं, प्रोसीजर को ही एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं। तो देखिएगा, लॉ दो प्रकार के हुए, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव लॉ को दो नामों से, एक ही नाम से जानते हैं, जिसको सब्सटेंटिव और मूल विधि होते हैं। प्रोसीजरल लॉ को दो नामों से जाना जाता है, प्रोसीजरल लॉ भी बोल सकते हैं और एडजेक्टिव। कहीं एडजेक्टिव लॉ लिखा हो तो आपको वहां पे परेशान नहीं होना, ADJECTIVE, एडजेक्टिव लॉ। एडजेक्टिव लॉ कौन सा होता है, ये प्रोसीजरल लॉ ही होता है। चलिए, ये तो आप लोगों को पता होगा सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं। देखो, सब्सटेंटिव लॉ चीजों को डिफाइन करता है, ठीक है, एंड कन्फर्म सब्सटेंटिव राइट, लीगल राइट्स, और व्यक्ति को लीगल राइट्स देता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, मूल विधि चीजों को परिभाषित करता है, और व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों को भी क्या करता है, परिभाषित करता है। अब तो आपसे कोई पूछे सब्सटेंटिव लॉ क्या होगा, तो बोले सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो चीजों को क्या करता है, परिभाषित करता है। इट मींस ये चीजों को डिफाइन करता है। डिफाइन करने के साथ साथ जो पार्टी के राइट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, अर्थात राइट्स और लाइबिलिटी, जो उसके अधिकार और दायित्व होते हैं, उनको भी क्या करता है, ये बताता है। तो कोई ऐसा एक्ट जो चीजों को परिभाषित करता है, उनके राइट्स और लाइबिलिटीज को बताता है, हम कह सकते हैं कि ये प्रोसीजरल लॉ होगा। और दूसरा जो लॉ होता है सब्सटेंटिव लॉ, ये क्या बताता है, प्रोसीजर, सॉरी, दूसरा कौन सा है, प्रोसीजर लॉ। तो प्रोसीजर लॉ क्या करता है, सब्सटेंटिव लॉ को लागू करने का मैकेनिज्म बताता है कि भैया इसको लागू कैसे किया जाए। तो दो चीजें सब्सटेंटिव लॉ में हमने देखा, जो चीजों को क्या करता है, डिफाइन करता है चीजों को, ठीक है, चीजों को डिफाइन करता है, और व्यक्ति के राइट्स और लाइबिलिटीज को भी, राइट्स और लाइबिलिटी को भी डिफाइन करता है या बताता है। तो ये हो गया आपका सब्सटेंटिव लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ को कैसे लागू किया जाए, मैकेनिज्म, जो लॉ सब्सटेंटिव लॉ को लागू करने का तरीका बताता है, उसको लागू करने का मैकेनिज्म बताता है। कैसे व्यक्ति की राइट और लाइबिलिटी को एनफोर्स कराया जाए कोर्ट में जाके, कैसे व्यक्ति को जो राइट और लाइबिलिटी आपने बताई है ना, इन राइट और लाइबिलिटी को कैसे कोर्ट में ले जाया जाए, कैसे इसको कोर्ट में एनफोर्स कराए। अगर कोई लॉ इस प्रकार की बात करता है तो वो हमारा कौन सा लॉ माना जाता है, प्रोसीजरल लॉ माना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सब्सटेंटिव लॉ देख लेते हैं, तो आपको दिमाग में डालना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, टीपीए, ये कैसे लॉ है, दीज आर सब्सटेंटिव लॉ। क्यों, क्योंकि ये चीजों को परिभाषित कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं, व्यक्ति के अधिकार और दायित्व बता रहे हैं। आप टीपीए पढ़ के आए होंगे, राइट और लाइबिलिटीज बता रही थी, चीजों को परिभाषित कर रहा था कि नहीं कर रहा था। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, सेम चीज है, आपने आईपीसी पढ़ी। और दूसरा होता है प्रोसीजर, जैसे प्रोसीजरल लॉ में अगर हम बात करते हैं, तो एविडेंस एक प्रोसीजर बता रहा था आपको,
कि भैया कैसे क्या न्यायालय में किस प्रकार से एविडेंस देना पड़ेगा। आपने सीआरपीसी पढ़ेगी, सीआरपीसी क्या बता रहा था, प्रोसेस बता रहा था। तो ये आपको इस प्रकार की चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, सीपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, ये आपके किस कैटेगरी में चले जाएंगे, प्रोसीजर लॉ के। तो सीपीसी कैसा लॉ है, सीपीसी भी आपका जो सीपीसी है ये आपका प्रोसीजरल लॉ है। जनरली इसे प्रोसीजर लॉ कहा जाता है, लेकिन क्योंकि अब नाम से ही पढ़ सकते हो सिविल प्रोसीजर कोड, यहाँ पे नाम पे ही उसके प्रोसीजर लिखा है, लेकिन जब इसको हम अंदर से कैटेगराइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहीं कहीं पर ये सब्सटेंटिव भी हो जाता है, कहीं कहीं पर। अब वो कहां होगा वो हम धीरे धीरे चीजों को देखते जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए फटाफट, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि कोई पर्टिकुलर अभी ऑर्डर में नहीं पढ़ा रहे हैं ना, कोई पर्टिकुलर सेक्शन उठा रहे हैं। अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन है चीजों को समझाने के लिए कि वास्तविकता में चीजें है क्या। जब चीजें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे तो फिर अपन उसको क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट की तरफ। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, एक करके देखते हैं। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आप तो उसको लिखते जाइए, जहां से चीजें समझ में आती जा रही है, याद आती जा रही है। प्रोसेस में तो देखिए इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही होता है, जब आर्टिकल 1 से या सेक्शन 1 से पढ़ते हैं तो फिर समझ में आएगा कि 1 और 2 क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या है इसका जो ऑब्जेक्ट है, कंसोलिडेट कोड विच लेड डाउन ऑल द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर टू एडॉप्ट द सिविल कोड। अर्थात इसका एक मुख्य उद्देश्य है, देखिए ऑब्जेक्ट हमें अगर देखना है तो इसका ऑब्जेक्ट लॉ का, मैं भी अब इसके अलग से ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा। अगर हम लॉ के तहत इसकी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के तहत हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये कहता है कि ये लॉ क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट का मतलब होता है समेकित, ठीक है, अर्थात जितने भी सिविल प्रक्रिया के नियम है सबको क्या करता है, कंसोलिडेट एक साथ लाता है। तो ये जो सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये कहता है कि जितने भी प्रोसीजरल लॉ है सिविल मैटर से रिलेटेड, सिविल मैटर से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजरल लॉ है, सारे के सारे लॉ को सीपीसी क्या करता है, एक साथ कंसोलिडेट कर देता है। एक साथ कंसोलिडेट मतलब उसने बोला कि आप देखिए जितने भी मैटर हुए सीपीसी के, सिविल मैटर, सबको हमने क्या किया, अपना एक साथ ला के रखा। और क्यों लाए एक साथ, क्योंकि हमें क्या करना है, जितने भी आपके सिविल सब्सटेंटिव लॉ है उनको लागू करने का ये तरीका बताता है। तो हुआ क्या, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, समझो हमने पढ़े सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ में हमने समझो पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, या हमने और विधियां पढ़ी। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है, या टीपी एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसने व्यक्ति को क्या बताए, राइट्स बताए, चीजों को क्या किया, डिफाइन किया, राइट्स और लाइबिलिटीज व्यक्ति की बताई, इसने बता दिया। अब इसे लागू कैसे करना है, तो उसने बोला कि जितनी विधियां हैं, चाहे सीपीसी का बोल रहा है, चाहे टीपीए का प्रोसीजर हो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर हो, सारे के सारे प्रोसीजर अलग अलग मत रखो, एक साथ रखो। अब प्रोसीजर हमने क्यों इसको डिफाइन, ये तो डिफाइन कर दिया, अब ये क्या करेगा, इसको लागू कैसे कराना है। अब व्यक्ति के जो अधिकार है, व्यक्ति के जो दायित्व है, चीजों को परिभाषित किया है, क्यों किया है, क्यों हम जान पाए। अब इसे लागू कराना है, लागू कराओगे ना, अब लागू कहां कराओगे, कोर्ट में जाके। तो कोर्ट को अलग अलग प्रोसेस के तहत लागू ना कराए, बल्कि कोर्ट क्या करेगा, इस लॉ के तहत उसके मैकेनिज्म, एक ये मैकेनिज्म मैंने बताया था प्रोसीजर लॉ, इस मैकेनिज्म के तहत ये एक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है, जिससे व्यक्ति के राइट्स, लायबिलिटी या अन्य चीजों को हम क्या कर पा रहे हैं, लागू करा पा रहे हैं। ये तो अगर हम सीपीसी के तहत देखते हैं तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। अभी हम इसके अलग से ऑब्जेक्ट भी देखेंगे कि ये सीपीसी किस प्रकार से काम करती है, ये अलग से। तो अभी हम बेरेट की जो भाषा है ना, उसमें लिखा होगा ये क्या कर रहा है, डिफाइन और कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहां पे आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं। क्लियर हो यहाँ पे, ये प्रियम्बल में दो शब्द लिखे होंगे, आप देखिएगा, कंसोलिडेट और अमेंड, मतलब जो आपके अधिकारों को अमेंड वगैरह, मतलब जो लॉ है इसको अमेंड करता है, और जो तमाम इससे संबंधित कानून है उसको क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। इसमें आप एक केस लिख लीजिएगा, एक केस लिखेंगे, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला कब का है आपका, इट इज ईयर 2005, AIR ऑल इंडिया, ठीक है, कितना है 2005 सुप्रीम कोर्ट, इसको आप ये डाल लीजिएगा। अब इसमें क्या कहा गया है, अब देखिएगा, पूछा गया कि भैया इसमें देखो, इसमें ये डिफाइन किया गया कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, ठीक है, इसमें एक सवाल उठा था केस में कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। तो कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजरल लॉ होता है जो इसलिए लाया जाता है कि व्यक्ति के साथ जस्टिस कैसे की जाए। आपने एक सुना होगा कि भैया मामले का फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब फेयर ट्रायल कैसे करोगे, समझिएगा, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके ये व्यक्ति के अधिकार है और ये व्यक्ति की लाइबिलिटीज है।
हमें समझ में आ गया कि व्यक्ति की ये राइट्स होते हैं, लाइबिलिटी, लेकिन व्यक्ति के राइट्स और लाइबिलिटी को कैसे एनफोर्स कराओगे? अब आप बोलो हमारी मर्जी, कोई हमारा सगा आ जाएगा तो हम जल्दी एनफोर्स कराएंगे, कोई हमारा दुश्मन आएगा तो उसको विरोध में एनफोर्स कराएंगे, तो ऐसे कराना है? नहीं। कैसा होना चाहिए? जस्टिस दिखनी चाहिए। तो बोला गया कि प्रोसीजर लॉ एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से, जिसको अगर हम अपनाते हैं तो जस्टिस तक पहुंचते हैं। आपने सीआरपीसी पढ़ी होगी, भले याद ना हो लेकिन पढ़ी होगी, उसमें था फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल, हम बार बार सीआरपीसी का पढ़ रहे थे, उसका उद्देश्य फेयर ट्रायल है। फेयर ट्रायल करके क्या अचीव कर रहे थे? जस्टिस। जस्टिस ही तो अचीव कर रहे थे। अभी हम नए मामले देखते हैं कि नई, अभी हम देखेंगे कि नई सीआरपीसी या नई सीपीसी क्यों लाई गई। सीपीसी भी ये पहली नहीं है, इसके पहले भी एक सीपीसी थी, ये नई सीपीसी है। क्यों नई सीपीसी और नई सीआरपीसी लिखा है? तो कहते हैं कि वो जो पुरानी सीपीसी और सीआरपीसी थी वहां पे प्रोसीडिंग बड़ी डिलेड चलती थी। अब भैया क्यों डिले से क्या हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि हम प्रोसीजर लॉ क्यों लेके आ रहे हैं? मामले में जस्टिस करने के लिए। तो आपने एक वो सुनी होगी एक मैगजीन, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस आप डिले करोगे तो डिनाइड हो जाएगी। तो जस्टिस के लिए ही तो हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रोसेस को तेज कर रहे हैं। जितनी भी चीजें जो प्रोसीजर लॉ में की जाती हैं, इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है जस्टिस को प्राप्त करना, जो इस केस में कहा गया था। ये इसका मेनली ऑब्जेक्ट होता है। सिर्फ किसी भी सिविल मामले, जो आपका कोड होता है, कोई भी सिविल आपका एक्ट होता है, इसका एक मुख्य उद्देश्य आपका ये होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? फटाफट यहां तक हुआ क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अभी हम इसके बारे में और भी चीजें करके देखते जाएंगे जो अपन को जरूरी लगेंगी कि भैया इसमें से ये चीज हमें बड़ी जरूरी है या ये चीज जरूरी है। उनको भी हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके यहां से देखते जा रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं। ये तो हमें पता चल गया सीपीसी कैसा लॉ है, क्या है। अब देखो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो अगर हम पहली सीपीसी की तरफ जाते हैं हिस्ट्री में, तो पहली सीपीसी कब स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट हुई थी 1859 में। देखिएगा, पहली सीपीसी 1859 में। देखो ये सीपीसी बन गई थी आपकी 1859 में। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि पहली सीपीसी है, इसके पहले भी ऑलरेडी आपकी सीपीसी आपको मिल चुकी थी। लेकिन फिर हमने बताया कि क्या हुआ था, जो पुरानी सीपीसी थी उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। अगर आपको ये देखना है, ये आप इसका आर्टिकल सेक्शन 158 देखिएगा। ये कहां लिखा है? कि सेक्शन 158 में लिखा हुआ है, इसी की सेक्शन में। आप उसमें लिखा है कि जब ये सीपीसी आई थी 1908 की, इसने किस सीपीसी को, 1859 की सीपीसी को क्या किया था? रिपील्ड कर दिया था, उसको निश्चित कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था। तो अब सीपीसी कौन से नंबर की है हमारे पास? 1959 वाली सीपीसी रिपील्ड हो चुकी है। इसको न्यायपालिका, जो सॉरी हमारी विधायिका है, इसने इसको खत्म कर दिया है। अब कौन सी सीपीसी है? इट इज 8 कब की है? 1908 की। क्लियर हुआ? और ये कब से लागू की गई थी? 1 जनवरी 1909 से। 8 का है और 9 पे लागू की गई थी इसको। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। अगर हम मुख्य अमेंडमेंट की तरफ जानते हैं तो 1976 में अमेंडमेंट हुआ है। आज दिन गई थी, इसके बाद क्या किया हमने? इसको अमेंड किया। अमेंड मतलब इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। 1 जनवरी 1909 को ये लागू की गई थी। 1908 की है और एक इसको हमने क्या किया था? लागू कर दिया था। तो एक इसमें एक अमेंडमेंट हुआ 1976 का, जो कब से लागू हुआ था? ये 1 फरवरी 1977 से लागू की गई थी। इसके बाद आपके 2 अमेंडमेंट आते हैं 1999 और 2002 में। ठीक है, 1999 में अमेंडमेंट हुआ है, 2002 में हुआ है, बीच में एक आधा अमेंडमेंट हुआ। तो मुख्य मैंने आपको मेन अमेंडमेंट्स इसमें बता दिए हैं। ये अमेंडमेंट्स आपको देखने, और ये दोनों अमेंडमेंट कब से लागू हुए थे? चाहे 1999 वाला हो, चाहे 2002 वाला हो। इसके संबंध में भी केस भी बताऊंगा, किस केस के माध्यम से आए थे। ये आपके लागू होते हैं 1 जुलाई 2002 से। ठीक है, इस दिन से क्या कर जाते हैं? ये लागू किया गया था। तो मुख्य तो यही हुए हैं। ठीक है, कुछ 2019 में अमेंडमेंट हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें जब धारा आपकी 370 हटाई गई थी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उसका प्रभाव क्या हुआ? तो उसका प्रभाव ये हुआ था कि जो एक्ट पहले जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, जैसे सीपीसी पहले नहीं होता था, तो 2019 से सीपीसी जम्मू एंड कश्मीर में भी आपका एप्लीकेबल होने लगा है, 2019। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हो। तो अब सीपीसी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होती है। हाँ, कुछ भाग अभी भी ऐसा है जहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है। वो कौन सा भाग है? जब हम आर्टिकल सेक्शन 1 पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे। स्टेटमेंट अभी मैंने कोई ऐसा बताया ही नहीं, अभी तो नॉर्मली आप चीजें लिखते जाइए। जब लिखवाने वाली चीजें आएंगी तो मैं ऑटोमेटिक आपको चीजें राइट डाउन कराऊंगा। अभी तो केवल समझने वाली चीजें हैं, जहां पे जरूरत हो तो लिखते जाइए अपनी भाषा में। अभी तो केवल ये आपको खुद की लैंग्वेज में चीजें लिखनी है, क्योंकि अभी कोई ऐसा चीजें मैं बता भी नहीं रहा हूं।
अभी तो आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कोई होता है ना दोस्ती कराते हैं, तो एक इससे दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं सीपीसी। ऐसा आपने अभी किसी के अगर फिश पली हो तो एक्वेरियम अगर आपने देखा हो, तो जब मछली वाले से मछली लेके आओ तो कहता है कि 15 मिनट क्या रखना, उसको पन्नी के समेत अपनी उसमें रखना, डायरेक्ट ना डाल देना, क्योंकि डायरेक्ट डालोगे घबरा के मर जाएगी, उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो आप लोगों को साथ सेम कंडीशन ना हो कि आप लोग एकदम से सीपीसी देख के घायल आयल हो जाओ। तो अभी आपको केवल क्या किया जा रहा है, उस मछली की तरह अभी आपको ऊपर ऊपर से, ठीक है, उस पानी में तैराया जा रहा है हाथ पकड़ के, कि आप लोग थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ। अभी आप लोग पन्नी में हो, ठीक है, अभी 1-2 दिन आपको पन्नी में ही रखेंगे। जब आप इस एटमॉस्फेयर से सीपीसी से थोड़े से वाकिफ हो जाओगे कि हाँ भैया ठीक है, पानी तो ये भी है, वो भी पानी था, ये भी है, लेकिन वो पानी कम था और ये पानी ज्यादा है, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आप लोग जैसे छोटा सा एक्ट पढ़ के आए, लिमिटेशन एक्ट का, तो आप लोगों को लगा होगा अरे अब तो बिल्कुल हम तो सिविल जज बन ही गए हैं। जैसे मैंने आपको एक बार वो कहावत बताई थी, लड़का कह रहा था कितने सब्जेक्ट पढ़ने, बोले 12। अरे बोले 12 तो हम 6 महीने में पढ़ जाएंगे, सिविल जज बन जाएंगे। और जब से वो पढ़ रहा है बेचारा, उसने पढ़ाई चालू की, हमारे पास आया, बोले सर सिविल जज पढ़ने के लिए कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हमने ज्यादा नहीं है 12 है। अरे बोले सर बस 12। बोले कितनी मोटी मोटी किताबें होंगी। हमने यार इतनी इतनी। कहता हम तो इंजीनियरिंग करके आए हुए, हमने तो इतनी मोटी मोटी पढ़ी है। हमने की बात सही है। तो कह रहा बस 12 पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। हमने की मोर देन एनफ है भैया। हमने की 2-4 किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। बोले बस 2-4। हमने की हाँ, तो बस ठीक है। बोले सर चालू कर देते हैं पढ़ाई। कर दी उसने चालू। तो जैसे जैसे 2-3 महीने, 1 महीने पढ़ा, फिर बोला अभी टाइम नहीं मिल रहा, बाद में पढ़ेंगे। फिर उसने दोबारा चालू की, फिर वो उसको 6 महीने हो गए, एक बार हमें मिल गया वो। हमने क्यों, क्या हुआ? बोले सर अभी आईपीसी खत्म नहीं हुई है। तो अभी उसका 1 साल हो गया, अभी आईपीसी खत्म नहीं हुई। बोले सर आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। हमने अभी तो तुम बेरक से पढ़ रहे, अभी किताब से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा समझ में। खैर, इतना डिफिकल्ट भी लॉ नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है। समझो को पढ़ने वालों के लिए ईजी है और जिनको नहीं पढ़ना उनके लिए क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब देखा हम आ जाते हैं इसके आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा जो नई जो सीआरपीसी आई थी, जो नए अमेंडमेंट्स हुए इसमें, ये जो अमेंडमेंट्स हुए मैंने अभी बताया ना, सीपीसी कब आई है, 1909 में लागू हो गई थी, 1908 की थी। इस पे हमने क्या किया, टाइम टू टाइम कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, इसमें संशोधन किए हैं। अब ये जो संशोधन है ये किस चीज को लेके किए गए, क्यों किए गए संशोधन, तो एक कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला बात, द लिटिगेशन शुड गेट फेयर ट्रायल इन अकॉर्डिंग विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल प्रोसीडिंग सो दैट जस्टिस मे नॉट बी डिलेड। ऐसी समझिएगा, ये क्या कह रहा है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि जो नए प्रिंसिपल्स आए हैं वो ये कह रहा है द लिटिगेशन शुड गेट अ फेयर ट्रायल। अगर कोई लिटिगेशन होता है, अगर कोई मामला दायर किया जाता है तो उस मामले में ट्रायल कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अकॉर्डिंग, कैसा फेयर होना चाहिए, फेयर का मतलब क्या होगा, कहता फेयर इन अकॉर्डिंग विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, उन ऐसे प्रिंसिपल्स के तहत, ऐसे सिद्धांतों के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए जो हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं। कौन से सिद्धांतों को हमने एक्सेप्ट किया है, ऑफ द नेचुरल जस्टिस, जो प्राकृतिक नियम के सिद्धांत है। आपको पता होगा कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता, ऐसे नेचुरल जस्टिस के कुछ नियम है। तो कह रहा है कि जो नेचुरल जस्टिस के नियम है, उन जो हमने जिन सिद्धांतों को, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को हमने एक्सेप्ट किया है, उसके तहत व्यक्ति का ट्रायल होना चाहिए अगर कोई लिटिगेशन डाली गई है। और ट्रायल भी कैसा होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। इसलिए मैंने अभी आपको सब बताया था, अरे भैया जो नई सीआरपीसी आई है, जो भी प्रोसीजर लॉ आता है, क्यों आता है, फेयर ट्रायल के लिए। अब मैंने अभी आपको बताया था, अब एक सलेम एडवोकेट का केस अब पूछा जाता है, जो 1999 और 2000 का अमेंडमेंट का मुख्य आधार क्या था, तो ये सलेम एडवोकेट का जो केस लिखा है ना, बार एसोसिएशन, ये मुख्य आधार भी अभी आप आगे बताऊंगा कि जो सलेम एडवोकेट का केस है, इसी केस के आधार पे 1999 और 2000 का अमेंडमेंट हुआ था। और इस पे भी मैंने आपको क्या बताया था, प्रोसीजर लॉ किस चीज के लिए होता है, फेयर ट्रायल के लिए। अब फेयर ट्रायल के लिए तो ये शब्द भी आ गया, मैंने अभी आपको लिखवाया कि लिटिगेशन अगर डाली जाएंगी, लिटिगेशन मतलब मामला अगर दायर किया जाएगा तो उसका निपटारा फेयर ट्रायल के तहत होगा। और कैसे फेयर ट्रायल के तहत, उस प्रोसेस के तहत जो नेचुरल जस्टिस की प्रोसेस जो हमने एक्सेप्ट की है। तो अभी हम इसको केस भी अभी आपको लिखवाएंगे, इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, एक एक करके अभी कोई सीक्वेंस में नहीं बता रहे, अभी सारी चीजें एक एक करके आपके पास आती जाएंगी। रिकमेंडेशन हुआ था, कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, वो भी उनको अपन देखेंगे। तो पहला चीज क्लियर हुई, फेयर ट्रायल वाली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आगे क्या बोला गया, पहला पॉइंट फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल के लिए। दूसरा कहा गया कि हम क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं सीपी, अरे भैया हम ये सीपीसी लेके आए, इसके बाद हमने यहां पे सीपीसी पे क्या किया, नई सीपीसी लेके आए,
फिर 1976 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया सीपीसी में, देखेंगे। इसके बाद 1999 2002 में भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ। इतने सारे अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या करी? तो पहला उसने बता दिया, फेयर ट्रायल के लिए हम नेचुरल जस्टिस के नियमों को हमें पालन करना। अगर कहीं पे कोई ऐसे पॉइंट है जहां पे नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हो रहा था, हो क्या रहा था सीपीसी में, बड़ी लंबी सीपीसी थी, इतनी लंबी थी कि खत्म ही नहीं होता था मामला। आज भी सीपीसी में अपन कहते हैं ना मामला लेंदी है। अगर सिविल मामले चलते, आदमी कहता है कि चप्पलें घिस जाती है, किस सेंस में कहता है? इस सेंस में कहा जाता है। चप्पलें घिसने का मतलब वो नहीं कि कोई ऐसे पकड़ के अपनी चप्पल घिस रहा है। चप्पल घिसने का सीधा सीधा मतलब है कि बहुत लंबा मामला चल जाता है। और यहाँ पे ये क्या है, एक प्रकार से मुहावरे के रूप में यूज किया जाता है कि बहुत लंबे समय तक, जैसे आप 1-2 साल पहनो तो अपनी चप्पल घिस जाती है। अब नहीं आती वो चप्पल घिसने वाली, अब अलग टाइप की आने लगी। वो आती थी पहले वाली, वो नीली टाइप की, वो घिस जाती थी यहाँ। तो कुछ लोगों की आपने चप्पल देखी होगी बहुत पुराने में, ऐसे पहनते थे, यहाँ पे छेद ही हो जाता था और अंगूठा में यहाँ छेद हो जाता था, ठीक है। वो लंबे समय से, अब तो वो घिसने वाली चप्पल ही का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो ऐसी चप्पल आती है वो घिसती नहीं है, लेकिन उसको मुहावरे के रूप में जाए। अब दूसरा उसी चीज से फेयर ट्रायल, दूसरा बोला कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड का कॉन्सेप्ट। कह रहा था कि जो पुरानी सीपीसी में था वो मामले बहुत लंबे चलते थे। तो अब ये नई सीपीसी क्या कह रही है? नई सीपीसी है जो अमेंडमेंट हुए, मेनली अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, नई सीपीसी और जो अमेंडमेंट हुए 1999, 2002 और 1976 को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ये कह रहा है, ये सारी की सारी, ये पूरी की पूरी चीज मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मेन सीपीसी तो आपकी ये थी ना, इसके बाद हम ये सीपीसी लेके आए, इसमें अमेंडमेंट किया। इसका मुख्य आधार फेयर ट्रायल था। दूसरा आधार क्या कह रहा है? एवरी एफर्ट शुड मेड टू एक्सपेंडेट द डिस्पोजल ऑफ सिविल सूट। जो सिविल सूट होता है उसके डिस्पोजल करना है हमें। क्या करना है? सिविल सूट का डिस्पोजल करना है। बताता हूं, डिस्पोजल एंड प्रोसीडिंग सो दैट जस्टिस मे नॉट बी डिलेड। कह रहा है कि हमें क्या करना है? एवरी एफर्ट शुड बी एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड द डिस्पोजल ऑफ सिविल सूट। हर हमें प्रयास करना है, हर प्रयास करना है कि सिविल सूट का हम क्या कर पाए? डिस्पोजल कर पाए। केवल डिस्पोजल पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि डिस्पोजल भी हमें कैसे करना है? डिस्पोजल भी जो प्रोसीडिंग का करना है वो भी जल्द से जल्द करना है, जिससे आपका डिले ना हो। क्योंकि अगर डिले होगा मामले में तो जस्टिस जो मिलनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी? हमें डिनाइड मानी जाती है। तो आप दूसरा लिख सकते हो कि इस सीपीसी को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सीपीसी को लाने का प्लस इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामले में जल्द से जल्द ट्रायल किया जाए। तीसरा, इसमें मैं लिख देता हूं फेयर ट्रायल। दूसरा क्या बोला? फास्ट प्रोसीडिंग लिख दीजिए, या अवॉइड वर्ड लिख दीजिए, अवॉइड अननेसेसरी डिले, अनवांटेड डिले, अननेसेसरी डिले, फास्ट प्रोसीडिंग। ये तीसरा पॉइंट आ जाते हैं। इसके बाद बोला गया कि भैया तीसरा पॉइंट बोला गया कि सीपीसी जो नई थी, पुरानी सीपीसी जो नई सीपीसी इतने सारे अमेंडमेंट किए, बोले क्यों किए? तो बोल रहा उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, द अर्लियर सीपीसी, जो अर्लियर सीपीसी थी या जो अर्लियर जो एक्ट पहले आया था वो मोर कॉम्प्लिकेटेड था। अब ये सीपीसी आपको लग रही है ना इतनी मोटी है, उस सीपीसी की तो पता नहीं था क्या, वो कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज्यादा समझ में ही नहीं आता था। तो जो लिखा था प्रोसीजर शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, अब ये सीपीसी कह रही है कि जो प्रोसीजर होना चाहिए वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर जब चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो फिर वो किसी को समझ में नहीं आती, ना क्लाइंट को समझ में आ रही है, ना जज को समझ में आ रही, ना एडवोकेट को। मैं तो कहता हूं केवल जज को समझ में आ रही है, एडवोकेट को, क्लाइंट को समझ में नहीं आ रही, तो बेटा वो क्या बेवकूफ है कि कोई मामला लेके आ रहा है। तो प्रोसीडिंग ऐसी होनी चाहिए, कम से कम कुछ तो सबको समझ में आए। इट मस्ट नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। तो उसने कहा क्या कहा? द प्रोसीजर शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है ज्यादा घुमाओ फिराव वाला नहीं होना चाहिए। एंड शुड द utmost extent possible ensure a fair deal, और क्या होना चाहिए? फेयर डील होनी चाहिए इसके हिसाब से। बस आपको ये चीजें भी ध्यान रखना है जिसके माध्यम से सबको न्याय मिल पाए। ये एक मुख्य उद्देश्य था इन प्रकार के अमेंडमेंट्स का, ठीक है। ये किस, मैंने आपको ये सारी की सारी चीजों को क्या किया है? एक साथ बताया है। अब बहुत सारे अमेंडमेंट कब किए गए थे? देखिए नई सीपीसी कब आई, जल्दी बोलिएगा। इसका क्या हुआ? कॉम्प्लिकेटेड थी ना, कॉम्प्लिकेशंस को कम करना। अब हुआ देखिए 1909 में सीपीसी लागू हो गई थी, लागू 1908 की है, लागू कब हो रही है? 1909 को लागू कर दिया हमने। चलिए अच्छी बात है, 1908 के 1909 को हमने इसको लागू किया। आगे क्या कह रहा है? आगे एक चीज और समझिएगा, आगे अब देखिए एक पॉइंट है। इसके बाद 1976 में हमने अमेंड किए बहुत सारे,
अमेंडमेंट किए, मैंने आपको उसका रीजन भी बताया, बहुत सारे अमेंडमेंट किए, अभी मैंने आपको ये पीछे रीजन बताया ना 3 अमेंडमेंट करने के पीछे फेयर ट्रायल, अमेंडमेंट करने के पीछे प्रोसीडिंग कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और आगे कह रहा है कि अमेंडमेंट करने के पीछे सीधा सीधा रीजन था कि जो प्रोसीडिंग होगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन कह रहा है क्या ये अमेंडमेंट सफिशिएंट है, कह रहा है जब 1976 में कर दिया पहले तो ठीक था, लेकिन फिर क्या कहा गया कि दो दीज अमेंडमेंट विच आर मेड in year 1976, those amendment which are done year 1976, उस समय तो वो ठीक लग रहे थे। जैसे आज आप कोई चीज खरीदो मोबाइल, तो आपको लगेगा यार मेरा मोबाइल तो बहुत हाईली टेक्निक है, लेकिन अगर वो 3 साल मोबाइल चला दो तो आप बोलोगे यार इसमें तो यार ये चीज है ही नहीं है। तो हर चीज समय के साथ पुरानी होती जाती है और उसमें अमेंडमेंट होना, ये देखिए अमेंडमेंट क्या है, प्रकृति का एक नियम है। हम पहले जैसे थे आज वैसे नहीं है, और आगे जो जनरेशन आएगी तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि जैसे हमें वो वैसे ही रहे, क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है, परिवर्तन, और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से बदल जाओ। तो पहले तुम कल सबसे बोलते थे, अब बोलो हम तो जज बन गए तो हम किसी से बोलेंगे नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है हर चीज में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। अब देखिएगा, अब 1976 में जब हमने सीपीसी अमेंडमेंट किया, हमें काफी समय तक तो लगा कि अमेंडमेंट हमारा ठीक है, लेकिन जब हम ईयर अब दूसरी पीढ़ी में आ गए, उन मतलब एक पीढ़ी की बात हो गई, 1999 और 2000 में हमें लगा कि भैया कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। मतलब जब 1999 के आसपास आए तो हमें लगा कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, इनको एक कमेटी हमने यहां पे बनाई, जो पूछा जाता है आपसे, जस्टिस मलीमत कमेटी। कौन सी कमेटी थी, जस्टिस मलीमत कमेटी। अभी हमारे एमपी के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस रवि मलीमत, ठीक है, जस्टिस रवि, इनके शायद फादर होंगे या चाचा होंगे, ठीक है, इनके फादर है, जहां तक इनके फादर थे, ये इन्हीं की कमेटी थी। क्योंकि देखिएगा बहुत सारे लोग रहे, जैसे रंगनाथ मिश्र का आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे। उनके जो उनके मतलब जो भतीजे वगैरह थे वो क्या बने थे, दीपक मिश्र का नाम आपने सुना होगा, ये क्या बने थे, ये आपके ये भी चीफ जस्टिस बने थे। तो इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो चलिए क्या बोल रहा है, जस्टिस जो मलीमत कमेटी थी उसको अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, इस कमेटी का मेन उद्देश्य था कि भैया ये कमेटी क्या करे, रिकमेंडेशंस, ठीक है, परस्यूज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी सीपीसी अमेंडेड। इसी कमेटी की फिर रिकमेंडेशन पे ये जो अमेंडमेंट आए थे ना, देखिए मैंने क्या बताया था, केस आया था पहले, जो अभी आपको एक बताया था, उस केस के साथ साथ ये जो कमेटी थी, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे क्या किया गया था, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे। वो केस अभी अपन उसको हटा देते हैं, वो प्रोसीजर लॉ के संबंध में होगा, लेकिन कभी पूछा किस कमेटी की रिपोर्ट पे रिकमेंड, किस कमेटी की रिपोर्ट पे ये चीजें हुई थी, तो आपके सामने कमेटी है जस्टिस मलीमत कमेटी, इसकी रिकमेंडेशंस पे सारी चीजें की गई थी। लिखिए फटाफट। और क्यों किया था, इसका मेन उद्देश्य यहां पे भी था कि सिविल मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। यहां भी वही उद्देश्य था कि सिविल मामलों को, इसका जो अमेंडमेंट क्यों भैया कमेटी लेके आए थे, मामले बड़े लंबे लंबे पेंडिंग हो रहे थे, और बहुत ज्यादा पेंडिंग, अभी भी आपको पता होगा भारत में 3 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग है। अगर मामले पेंडिंग है, मामले जल्दी डिस्पोजल नहीं हो रहा, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिलाइट का। तो इसलिए हम चीज को क्या करके आए, इस अमेंडमेंट को लेके आए। इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट हुए, जो हम समय समय पे देखते जाएंगे क्या क्या अमेंडमेंट हुआ। आपको एक बार जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स है। जैसे इन सेवरल मैटर ऑफ इशूइंग समन, समन से संबंधित मामले थे उनको चेंज किया गया, अभी हम देखेंगे, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट और जो प्लीडिंग के मामले होते हैं उन पे बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए 1999 2002 में। प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन का जो तरीका था उसको बदला गया। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को तरीके को बदला गया। प्रोनाउंसिएशन ऑफ जजमेंट, जजमेंट को जो डिलीवर किया जाता है, जजमेंट को कैसे प्रोनाउंस करना है उसके तरीकों को चेंज किया गया है। प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, डिक्री में ज्यादा समय मत लगाइए, जजमेंट को प्रोनाउंस करने में ज्यादा समय मत लगाइए। आप कुछ मैटर में इशू, समन इशू करने में कम से कम समय लगाइए। विटनेस आता है उसका जल्द से जल्द एग्जामिनेशन करिए। और आप मामले में जबरदस्ती क्या करिए, अननेसेसरी अर्जेंटमेंट मत दीजिए। अर्जेंटमेंट का मतलब होता है स्थगन। आपने अगली अपन सुनते ना, तारीख पे तारीख, ये होता है स्थगन। तो अननेसेसरी आप स्थगन मत दीजिए, ठीक है। एडजमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। अगर ज्यादा कोई एडजमेंट मान रहा है तो फिर उससे खर्चे वगैरह लेने चाहिए, कोर्ट को कोर्ट वगैरह खर्चा दिलाएगा। तो इसके साथ साथ पहले फर्स्ट अपील होती थी, सेकंड अपील होती थी, लेटर पेटेंट अपील होती थी, रिवीजन होता था। इनके हमने स्कोप को क्या करती है, कम कर दिया। हमने कहा भैया मामले की फर्स्ट अपील तो होगी, अब सेकंड अपील हर मामले में नहीं होगी। सेकंड अपील भी अगर करनी है तो कुछ ही मैटर्स पे अपील होगी। फिर अगर अपील आपको सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो फिर आपने बोल दिया कि हाई कोर्ट से ही क्या करना पड़ेगा आपको, हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। तो बहुत सारे हमने जो टाइम जबरदस्ती लगाया जा रहा था
उस टाइम को हमने क्या किया, कम करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। और ये कैसे की है, कहां से कोशिश की है, इसी एक्ट को लाके हमने वहां से कोशिश की है। क्लियर हुआ यहां पे? चलिए आगे चलते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको? चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि सीपीसी पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी हम एक दो एक्ट पढ़ के आए हैं। देखिए हमने दो एक्ट सुने होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। एक तो पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक मन में सवाल आ गया, मैं पूछ ले रहा हूँ। एक पढ़ा होगा टॉर्ट, एक पढ़ा है आईपीसी। ये सब हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं या सुने हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है किसी रीजन की वजह से, टॉर्ट के तहत उसको क्या मिलता है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मतलब सीधा सीधा किसी व्यक्ति को अगर नुकसान वगैरह हो रहा है, किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको नुकसान हुआ ब्रीच की वजह से, तो आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन वगैरह दिला देते हैं या डैमेजेस वगैरह दिला देते हैं। ऐसे ही होता है ना, मामले में कॉस्ट वगैरह भी दिला देते हैं, मामले में क्या करते हैं, कॉस्ट वगैरह भी दिला देते हैं। दूसरी चीज, टॉर्ट में देखा था कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी को क्या होता है, कोई किसी के साथ रॉन्ग होता है, इसको सिविल रॉन्ग बोल देते हैं। किसी के साथ कोई रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग, सिविल दोष रॉन्ग होता है, क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है, सिविल रॉन्ग। तो अगर किसी के साथ कुछ गलत हो, समझो कोई आप खड़े थे, किसी ने आपको आके गाड़ी मार दी, आपका पैर टूट गया, आपके साथ रॉन्ग हो गया, रॉन्ग की वजह से आपको क्या हुआ है, यहां भी आपको नुकसान हुआ है, तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे। तीसरा कह रहा है आईपीसी, अगर आपके साथ क्रिमिनल रॉन्ग हो गया है, कोई व्यक्ति खड़ा था, आपने जबरदस्ती आके आपको गाड़ी मार दी उसने, सेम चीज, जानबूझ के मारी ना, अब इंटेंशन देख लो, तो यहां हम उसको क्या करेंगे, सामने वाले को पनिश करेंगे। और आपको क्या दिला सकते हैं, आपको कंपनसेशन यहां पे भी दिला सकते हैं। ये नए प्रोविजन होगा कि आप कंपनसेशन वगैरह दिला सकते हैं। सीआरपीसी आपने पढ़ी होगी 357, 357A वगैरह आप जो आपने देखा होगा, यहाँ पे कंपनसेशन वगैरह के प्रोविजन आ गए हैं, कौन कैसे रिकमेंड करेगा, क्या चीजें होंगी। अब देखिए कंपनसेशन वहां पे भी है, कंपनसेशन यहाँ पे भी है, कंपनसेशन यहाँ पे भी है। तो अब क्या होगा, चलिए ये वाला मामला हो गया, तो ये तो क्रिमिनल मामला हो गया, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, हम ले जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कंपनसेशन चाहिए, सीआरपीसी के तहत ले जाइए। सीआरपीसी में आपके जो आर्टिकल सेक्शन 357 या 357A है, ये आपको कंपनसेशन वगैरह दिलाने की बात करती है। अब लेकिन टॉर्ट के मामले हुए या कॉन्ट्रैक्ट के मामले हुए, ये कहां पे जाएंगे, तो अब देखिएगा, अब आप देखो कंपनसेशन दोनों मिल रहा है, लेकिन प्रोसेस आपकी सीपीसी के तहत ही चलेगी, क्योंकि दोनों के दोनों मामले कैसे हैं, दोनों के मामले सिविल हैं। अब ये दोनों मामले सिविल है, ये तो क्या कर रहा है व्यक्ति की, टॉर्ट में भी क्या हो रहा है, राइट और लाइबिलिटीज डिफाइन हो रहे हैं ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आएगी, तुम्हारे ये राइट्स हो जाएंगे। समझो व्यक्ति, मैंने किसी को गाड़ी मार दी, तो कह रहा है कि मैंने अगर किसी को गाड़ी मारी तो मेरी क्या लाइबिलिटी होगी, अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पे गाड़ी घली है, उसके क्या राइट्स होंगे। सेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि अगर दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके क्या राइट्स होंगे और क्या लाइबिलिटी होंगी। इन सारी चीजों को लेके क्या आया है, एक एक्ट आया है। इन दोनों चीजों को क्या है, ये दोनों सिविल लॉ है, इसलिए दोनों के दोनों सीपीसी से गवर्न होते हैं। तो आप सीधा सीधा मैंने अभी आपको बता ही दिया था, चाहे आप टीपीएस से रिलेटेड मामला ले लीजिएगा, हम टीपी अभी पढ़ के आए, टीपीएस इतने सारे हमने प्रिंसिपल पढ़े, मॉर्गेज का देख लिया, ऐसा देख लिया वैसा। अगर मॉर्गेज का सूट लेके आना है, चाहे रिडीम का हो, चाहे फोरक्लोजर का हो, चाहे सब्रोगेशन हो, चाहे आप किसी राइट और लाइबिलिटी को लेके हो, चाहे ऑनस्टेबल ओनर को आप मान लीजिएगा, कोई भी चीज हो, तो ये सारे के सारे कैसे लॉस थे, सब्सटेंटिव लॉ थे। अब प्रोसीजर तो सबका ही सीपीसी से चलेगा, क्योंकि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, एक्ट को ये क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब जितने भी विधियां हैं, जितनी भी सिविल मामलों से संबंधित विधियां, सबको एक साथ समेकित कर देता है और सबका एक प्रोसीजर अपना देता है। तो हम प्रोसीजर तो यहीं पे देखेंगे ना, कोर्ट कैसे देखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आगे बताऊंगा कि वेरियस स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती, स्टेजेस होती है कि मामला कैसे दायर किया जाता है, फिर मामला आगे आगे कैसे बढ़ता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चाहे सीपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग है, टॉर्ट अलग है, टीपी अलग है, सब्सटेंटिव लॉ अलग है, लेकिन प्रोसीजर तो सबका सेम होगा। सेम चीज अगर हम पढ़ते हैं आईपीसी, आप देख लो अलग है, अभी अपन बहुत सारे पढ़ते हैं महिलाओं के संबंध में कानून, जैसे डाउरी प्रोविजन एक्ट आप मान लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेस आप देख लीजिएगा, आप इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन देख लीजिएगा, ये जो मेन एक्ट है महिलाओं से, या बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट देख लीजिएगा, जेजे एक्ट देख लीजिएगा। अगर कहीं पर उनका प्रोसेस दिया गया है अलग से, तो वो प्रोसेस एप्लीकेबल होता है, और नहीं दिया गया है तो हर जगह हम सीआरपीसी लागू करते हैं, क्योंकि सीआरपीसी क्या है, एक ऐसा लॉ है जो एक विशेष इसी के लिए बनाया गया है। हाँ, जितने भी सिविल लॉज होंगे लगभग लगभग सारे के सारे सीपीसी से होंगे, जैसे जितने क्रिमिनल लॉ होते हैं वो लगभग लगभग सारे सीआरपीसी से
गवर्न होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं स्कीम के बारे में। अगर हम देखते हैं सेक्ट की स्कीम के बारे में, ठीक है, वैसे तो इसकी समरी बहुत लंबी है। वैसे हम अगर जर्नल स्कीम के बारे में देखते हैं, एक जर्नल स्कीम जैसे हमने पढ़ी थी, जर्नल स्कीम देख लेते हैं तो कैसी स्कीम है, ठीक है। अब जैसे स्कीम का मतलब अगर कोई व्यापारी होगा उसने स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे अभी ऑफर चल रहा है, बोले कि भैया 12 चीजें खरीदो 1 चीज फ्री। नंदिनी हंस रही है, देखो हम नंदिनी से आप स्कीम के बारे में पूछिएगा स्कीम कैसे चलती है, ठीक है। कोई और व्यापारी होगा तो वो जानता हो स्कीम कैसे चलती, बोले भैया कैसी स्कीम है। जैसे खरीदने जाते जैसे होलसेलर के पास बोलता 12 के साथ 12 1 की स्कीम चल रही। अब आपको ना समझ में आएगा, मतलब 12 खरीदो 12 के पैसा तो 1 फ्री मिल जाएगा। इस प्रकार से स्कीम कुछ चीजें चलती है, लेकिन यहाँ पे फ्री स्कीम नहीं है। स्कीम यहाँ पे भी, अब स्कीम कैसी है, अब भैया आप देखिएगा हम इसको क्या कर, एज रिगार्डिंग द स्कीम इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अगर स्कीम को देखते हैं तो ये कह रहा है कि हम इसे 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। वी डिवाइड दिस एक्ट सीपीसी इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा है द बॉडी ऑफ द कोड। तो एक होता है बॉडी, ठीक है, एक बॉडी ऑफ द कोड पहला आता था बॉडी, ठीक है, और दूसरा आ जाता है इसके रूल्स। जो बॉडी में कितने हैं, सेक्शन 1 से लेके 158 यहाँ पे सेक्शंस बॉडी में क्या कवर होता है, सेक्शंस आती है। कितनी सेक्शन, 1 से लेके 158 सेक्शन। देखिएगा हर एक्ट में अभी तक सेक्शन पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ ये क्यों एक्ट बड़ा हो रहा है, यहाँ सेक्शंस भी हैं, सेक्शंस के साथ साथ उसको लागू करने के रूल्स भी बताए गए हैं। और दूसरा बता रहा है रूल्स, रूल्स में कहां तक है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर देखिएगा बॉडी और रूल्स। बॉडी में क्या आ गई, सेक्शन 1 से लेके 158 आ गई, और 1 से लेके 51 तक क्या आते हैं, इसमें ऑर्डर आ जाते हैं। ऑर्डर मतलब ऑर्डर के अंदर क्या होते हैं, रूल्स हो जाते हैं। सेक्शन क्या होती है, बॉडी। तो ये इसकी स्कीम बैठती है। अब अगर इसको भी हम और अच्छे से देख लेते हैं तो हमें 2 चीजें समझ में आ जाती हैं। जो सेक्शंस है, सेक्शन किस नेचर की, मैंने बताया था एक्ट कैसा है, प्रोसीजरल है। लेकिन अगर हम सेक्शंस को देखते हैं तो सेक्शंस किस नेचर की मिलती है, हमें सब्सटेंटिव मिलती है। अब सब्सटेंटिव हो गई, सब्सटेंटिव मतलब जो व्यक्ति के राइट्स बता रही है, लाइबिलिटी बता रही, चीजों को डिफाइन कर रही है। तो सब्सटेंटिव नेचर का क्या है, आपका सेक्शंस। लेकिन अगर हम किसकी तरफ जाते हैं, हम अगर ऑर्डर की तरफ जाते हैं जिसके अंदर रूल कंटेन है बहुत सारे, तो रूल्स में क्या जाते हैं, ये आ जाती है आपका प्रोसीजर। ये प्योरली प्रोसीजरल है। वैसे एक्ट को प्रोसीजरल ही बोलोगे, लेकिन अगर कभी और अंदर घुमा के वो आपसे पूछ ले कि बताइए सेक्शंस कैसी होती है, ऑर्डर कैसे होते हैं, तो बोल देना सेक्शंस कैसी होती हैं, सेक्शंस आर सब्सटेंटिव एंड ऑर्डर, और जो उसमें रूल्स होते हैं, ऑर्डर और रूल्स दोनों चीजें, ऑर्डर और रूल्स ये कैसी होती हैं, प्रोसीजरल होती हैं। तो आपको ये भी देखना होगा, ठीक है, ये दोनों चीजें भी आप एक मिनट। क्लियर हुआ ये वाली जो चीजें, सारी चीजें, इनको भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख लेना है। देखिए जो सेक्शंस होती है इसमें क्या दिए गए हैं, सेक्शंस में मैंने बता दिया सबसेट होती है। इस पे लिखेंगे सेक्शन लेड डाउन बाय द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पे मेनली क्या दिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछा जाए, अंतर भी लिख सकते हो आप, इस पे आप ऐसा लिख सकते हो, मैं आपको बता दूं, आप इस प्रकार से आप कैटेगराइज कर दे तो कर सकते हो। एक साइड लिख लीजिएगा सेक्शंस, एक साइड लिख लीजिएगा ऑर्डर, ठीक है। सेक्शन और ऑर्डर आप दोनों प्रकार से कैटेगराइजेशन कर दीजिएगा। अब देखते हैं सेक्शन ऑर्डर में जो हमने कैटेगराइजेशन किया उसको हम फुलफिल करते हैं। अब देखिएगा पहली चीज, सेक्शन कितनी है, सेक्शन आपकी आती है 1 से लेके 158, ऑर्डर कितने हैं 1 से लेके 51 सेक्शन में। और इसमें जहां ऑर्डर है ना, ऑर्डर के अंदर क्या रख लोगे आप, कंटेन कर लोगे रूल्स, आप यहीं पे डाल लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, ये कैसा पार्ट होता है, ये आपका एक सब्सटेंटिव पार्ट होता है, ठीक है। ये मूल विधि का पार्ट होता है, और ये कैसा होता है, एक प्रोसीजर लॉ का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे प्रक्रिया वगैरह बताई गई है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सेक्शंस की तरफ जाते हैं तो ये क्या करता है, जर्नल प्रिंसिपल्स मतलब सामान्य नियम बताता है, सामान्य सिद्धांत। किसके प्रिंसिपल बताता है, ज्यूरिडिक्शन से संबंधित। ज्यूरिडिक्शन होता है क्षेत्र अधिकारता, किस न्यायालय को किन मामलों में अधिकारता होगी, किन मामलों में अधिकारता नहीं होगी। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था ज्यूरिडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ज्यूरिडिक्शन बहुत प्रकार का होता है, अभी बताऊंगा। पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन होता है जिसको बोलते हैं धन संबंधी अधिकारता। ज्यूरिडिक्शन होता है आपका सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, विषय वस्तु की संबंध अधिकारता। ज्यूरिडिक्शन आपका पिक्यूनरी होता है, पिक्यूनरी मतलब आपका धन संबंधी है। ज्यूरिडिक्शन टेरिटोरियल होता है, मतलब जो आपका टेरिटरी के रिलेटेड मामला, समझो मेरी प्रॉपर्टी कहां पे है, छतरपुर में। अब मैं मामला कहां, मैं बोलता हूं छतरपुर में प्रॉपर्टी, अरे यार मैं तो भोपाल में सेटल हो गया, काय को छतरपुर भागूं, मैं मामला भोपाल में ही ले आता हूं। तुम्हारे ये लॉ है, तुम्हारे चलने से थोड़ी ना होगा। अब मेरी प्रॉपर्टी का ज्यूरिडिक्शन है 1 करोड़ रुपए,
मेरा कोई रिश्तेदार सिविल जज है छतरपुर में, और मैंने कहा यार छतरपुर में प्रॉपर्टी है, मामला भी छतरपुर में लागू होना है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 1 करोड़ से ज्यादा है, वैल्यूएशन 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब मामला कहां जाना चाहिए, डीजे के पास। अब मैं कह रहा हूं यार डीजे जी के पास कौन लेके जाए, अपना रिश्तेदार है, रिश्तेदार के पास कर दो, जल्दी जल्दी निपटा देगा। तो भैया ज्यूडिक्शन से संबंधित मामले होते हैं, अगर ज्यूडिक्शन खराब होगा तो नहीं कर पाओगे। लिमिटेशन ये भी क्या है, ज्यूडिक्शन, भैया मामला कितने दिन में आपको एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि कोई मामले को आप 10 साल 20 साल, मैंने अभी लिमिटेशन पढ़ाया, लिमिटेशन में क्या बताया कि एक भैया मामले की लिमिट होती है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अधिकतम अधिकतम 30 साल, अलग अलग मामलों में अलग अलग लिमिटेशन होती है। तो ये सारी की सारी यहीं पर आपकी डील होती है। और रूल्स में क्या होता है, रूल्स में होता है वेयर रूल्स रिलेटेड टू द मैनर एंड मेड विच द जुडिक्शन इज एक्सरसाइज। ये बात करता है, ये जुडिक्शन है, इसने बता दिया कि जुडिक्शन कैसे होगा, उसके अधिकारों के बारे में जनरल प्रिंसिपल बता दिए जुडिक्शन के बारे में। जुडिक्शन मतलब अधिकारता। अब ये क्या है, जो अधिकारता है उसको किस मैनर में आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे। अर्थात मैंने आपको दे दिया अधिकारता, मैंने कही आपके पास ये अधिकारता, आप कोर्ट हो आपके पास, अब इस अधिकारता का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है, किस मैनर में प्रयोग करना है, ये आपका कौन बताता है, आपका ऑर्डर बताता है। क्लियर हुआ। दूसरा, अब ये कैसा सब्सटेंटिव है, तो तीसरी चीज बोली गई है कि जो भी आपके क्या है, आपके सेक्शंस हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। फंडामेंटल मतलब मूल, जिसको सब्सटेंटिव भी हम बार बार बोल रहे हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। किससे रिलेटेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जुडिक्शन, ईटीसी से रिलेटेड, जुडिक्शन और अन्य चीजों से रिलेटेड। कह रहा है कि जो बॉडी ऑफ द कोड, बॉडी मतलब मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि भैया ये एक बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई, बॉडी मतलब आपकी सेक्शन 1 से लेके 158। कह रहा है कि जो बॉडी होगी कोड कंटेनिंग सेक्शन इज फंडामेंटल एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये इसको आप वर्ड केवल फंडामेंटल भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा। ये फंडामेंटल है, इसलिए यहां पर जो अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट कोई नहीं करेगा, केवल कौन करेगा, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब हमारी विधायिका जिसने से बनाया है वही अमेंडमेंट करेगा। और अमेंडमेंट दोनों कर सकते हैं, स्टेट भी कर सकती है और सेंट्रल भी कर सकती है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट माना जाता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। और समवर्ती जो सूची होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें अमेंडमेंट दोनों कर सकते हैं मे बी। अब मैंने लेजिस्लेटिव लिखा है, मींस सेंट्रल लेजिस्लेटिव भी आ जाएगी और स्टेट लेजिस्लेटिव भी आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, जब कहीं पर ये लिखा होता है कि दोनों लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करेंगे, इसका सीधा सीधा होता है कि सेंट्रल तो करेगी करेगी क्योंकि सेंट्रल का कानून है, लेकिन स्टेट क्या करेगी, अमेंड तो करेगी, लेकिन कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगा जिसके वजह से उस अधिनियम का जो मेन प्रारूप है, जो उसकी बॉडी है, जो उसका जिस्ट है, जो भी उसका है, वो आप डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसा अमेंडमेंट मत करिएगा कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन करेगी। लेकिन आगे आ जाता है, अब क्या है, दूसरा सेक्शंस है, सॉरी ऑर्डर्स, रूल्स है। ये कह रहा है व्हाइल द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड कंटेनिंग ऑर्डर्स रूल्स कैन बी अमेंडमेंट बाय द हाई कोर्ट। लेकिन यहां पे अमेंडमेंट कौन कर सकता है, लेजिस्लेटिव तो कर ही सकती है, प्लस आपका हाई कोर्ट भी यहां पे अमेंडमेंट कर सकता है। यहां पे अभी आप देखोगे तो ये एक अन्य चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है। दूसरा, अब देखिएगा, अब हो सकता है आपने दो दो चीजें दे दी, आपने सेक्शंस भी दे दी, आपने ऑर्डर भी दे दिया। पहला नियम, पहली तो होना चाहिए कि जो अगर हम देखें दो, क्योंकि हमें दोनों पढ़नी है, आप ऐसा पढ़ोगे जैसे भी अपन पढ़ाएंगे ना, तो लिखा होगा कि आपको इस सेक्शन के साथ ये रूल पढ़ना है। जैसे हम पढ़ेंगे कि हमें पढ़नी है, अगर हम सेक्शन पढ़ रहे हैं 79 से लेके 82 एग्जाम्पल के तौर पे, तो लिखा होगा इसको आप किसके साथ पढ़ोगे, रीड विथ ऑर्डर 27। तो हमें ऑर्डर 27 के साथ, तो मतलब सेक्शंस को ऑर्डर के साथ पढ़ना है। अब होगा क्या, कभी कभी सेक्शन को जब ऑर्डर के साथ पढ़ेंगे तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि जब भी सेक्शंस को ऑर्डर के साथ पढ़ोगे उसमें हार्मनी बना के रखोगे, मतलब भाईचारा। ऐसा नहीं कि हम बोले अरे सेक्शन को हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, हम ऑर्डर को तो छोड़ ही देंगे, ऑर्डर हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, हमें ऑर्डर समझ में आता है तो हमारे लिए ऑर्डर अच्छा है, कोई अगर हमें सेक्शन समझ में आ गई तो हमारे लिए सेक्शन अच्छी है। तो पहला तो बोल रहा है कि हमें दोनों चीजों में क्या करना है, सेक्शन और रूल्स को हमें टुगेदर पढ़ना है। अगर जहां जहां पढ़ने को बोला गया है तो हमें साथ में पढ़ना है, और साथ में पढ़ने में अगर इनकंसिस्टेंट भी हो रहे इन केस, तो हमें पहले कोशिश तो ये करनी है कि हम इसमें हार्मनी बना के रखें। हार्मनी मतलब इसमें हार्मनी हम इसको क्या करनी है, इसमें बना के रखनी है, और इनको एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना है, एक दूसरे के साथ साथ ही हम इनको क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन कोई चीजें बिल्कुल विपरीत हो जिनको साथ पढ़ा ही नहीं जा सकता, एक मतलब एक प्लस एक माइनस है।
अगर एक चीज प्लस है, जैसे मैथ की बात करें तो दोनों माइनस नहीं हो जाएंगी, वो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अगर पहले तो क्या बनाना है हमें, इसको हार्मनी बना के पढ़ना है, इसको किस प्रकार से पढ़ना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना है, हमें इसको साथ में ही पढ़ना है, सब कुछ बता दिया। अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं हो सकता, साथ में पढ़ रहे हैं, हार्मनी बना के पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री करके पढ़ रहे हैं और दोनों फिर भी एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो फिर क्या कह रहा है, इन दिस वे सेक्शन, क्योंकि सब्सटेंटिव नेचर की और सब्सटेंटिव हमेशा प्रोसीजर पे भारी रहता है, उस कंडीशन में जो सेक्शन में लिखा है वो हम मानेंगे, ना कि प्रोसीजर में लिखा। क्यों? क्योंकि हमेशा सब्सटेंटिव लॉ प्रिवील करता है प्रोसीजर लॉ। लिख लीजिए फटाफट। हाँ, ऑर्डर बिल्कुल प्रोसीजर के हैं। होपफुली कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। वे कुछ पर्टिकुलरली तो अपन को देख नहीं रहे हैं, नॉर्मली अपन को जहां से चीजें समझ में आ रही है, मुझे मैं कोशिश कर रहा हूँ वहां से आपको चीजें बता दिया। इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी एक एक करके अपन देखते हैं। यहाँ तक चीजें आ गई, चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके संबंध में, सीपीएससी के संबंध में, जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगी। अब एक बेसिक चीजें यहाँ तक समझ में आई कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, इसके साथ साथ लिखिएगा। अब देखिए इसमें सेक्शन ऑर्डर तो बता दिए, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2012 में, जैसे अभी मैंने आपको लिमिटेशन बताया था, लिमिटेशन में बोला था ये रिट पिटीशंस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ना कि इलेक्शन पिटीशन पे। सेम चीज यहाँ पर भी है, क्योंकि अब लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तो सीपीसी भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो लिखिएगा सीपीसी कुछ मामलों पर एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे जो आए हुए हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे सीपीसी कहां पर एप्लीकेबल होता है, ये रिट याचिकाओं पे, जिसको बोलता है रिट पिटीशंस पर। रिट पिटीशन पे सीपीसी लागू नहीं होता, बल्कि वहां पे जनरल प्रोसेस लागू होती है, इसको नेचुरल जस्टिस का नियम बोल सकते हो, नेचुरल जस्टिस के नियम पर वहां पे लागू होते हैं। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, ये जो सेवा संबंधी विधियां होती है, सेवा जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल, जो मामले होते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से जो जुड़े मामले होते हैं, इस पर भी ये लागू नहीं होता। तो सेवा मामले हो गए, ठीक है, सेवा मामले, सेवा मामले लिख लीजिएगा। और बीच बीच में फिर जो जो चीजें आती जाएंगी वो अभी आपको अलग से मैं लिखवाता, नोट डाउन करवाऊंगा। क्लियर हुआ? चलिए कुछ चीजें और देखते हैं। देखिएगा, सीपीसी क्या एग्जॉस्टिव लॉ है? तो हाँ, अपने आप में एग्जॉस्टिव है। देखिए कहीं पर ऐसा सवाल आया था, उसने बोला था वैसे तो एग्जॉस्टिव नहीं, एग्जॉस्टिव नहीं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सिविल मामले यहीं पर आते हैं, लेकिन सीपीसी अपने लिए एग्जॉस्टिव है, क्योंकि वर्ड एक कंसोलिडेट लिखा है। कंसोलिडेट मतलब जितने भी सारी की सारी विधियां हमने इसको क्या की है, सबको एक साथ लेके आए। तो आप लिखिएगा सीपीसी अपने लिए क्या है, अपने जो मामले आते हैं उसके लिए क्या है, ये कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब ये पूर्ण विधि मानी जा सकती है इसको। चलिए कुछ अन्य सिद्धांत जिस पर सीपीसी आपका काम करता है वो और देखने हैं। कुछ जो सिद्धांत होंगे, कुछ और प्रिंसिपल्स होंगे, उन पर जो सीपीसी आपका काम करता है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से होंगे जिन पर सीपीसी काम करता है? जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ सीपीसी, सीपीसी मामले को साक्ष्य की अधिकता के आधार पर साबित माना जाता है। यहां पर मामले को साक्ष्य की अधिकता के आधार पर, इसका मतलब क्या हुआ, साक्ष्य की अधिकता के आधार पर साबित मान लिया जाता है। देखिए दो चीजें होती हैं, दीज आर दे आर टू लॉज। फर्स्ट इज सिविल मामला और सेकंड इज क्रिमिनल मामला। क्रिमिनल मामलों को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के आधार पर साबित किया जाता है, जिसको बोलते हैं युक्तियुक्त आशंका से परे जाकर साबित करना पड़ता है।
और इसका मतलब होता है सीधा सीधा, अगर इन केस क्रिमिनल मामला और बेनिफिट ऑफ डाउट अगर अराइज हो रहा है तो उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसको क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन का एक मामला भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मामला कहा जाता है। होता क्या है, जब क्रिमिनल मामला साबित करना पड़ता है तो आप अगर, जैसे मैंने समझो इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने क्या किया, चोरी की है, समझी मैंने अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया उसने चोरी की है, तो इट इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि मुझे युक्त आशंका से परे मामले को साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है मुझे ऐसा मामला साबित करना पड़ेगा कि मेरा मामला 100 और 0 जाए। मुझे साबित करना पड़ेगा कि यही चोर है, अगर जब तक ये मैं साबित नहीं कर दूंगा मामला साबित, क्योंकि डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर मामला इस प्रकार का भी है 99 और 1, 99 मेरे पक्ष में, लेकिन न्यायाधीश के मन में 1% डाउट है, तो फायदा किसको मिलेगा, एक्यूज को। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल मामले बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के आधार पर साबित किए जाते हैं। लेकिन जो सिविल मामले होते हैं उनके साथ एक्शन नहीं है। जो सिविल मामले होते हैं अगर उनमें एविडेंस दिया जाता है तो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पे मामले साबित किए। प्रोबेबिलिटी के मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। ये आपने जो मामला साबित किया, आपका 51 है, सामने वाले का 49 है, तो जीतेगा कौन, 59। वहां पे देखिए कौन जीत रहा था, 40, 99 और 100 में ये वाला जीत रहा था, 1% वाला। एक्यूज जीत जाता क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं था। लेकिन यहां पे जो मामला होता है वो कैसे साबित किया जाता है, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पे। जिसका पड़ला भारी वो विजय। आप तो मामला, किसी व्यक्ति आपने बोला 70-30 है, कौन जीतेगा, 70 वाला जीत जाएगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, जैसा मामला होगा उस प्रकार से साबित किया जाएगा। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होते हैं, क्या होता है, अधिकता के आधार पर। अधिकता, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ना जैसे आज भैया मैच हो रहा है तो बोले प्रोबेबिलिटी, जैसे भैया शाम को मैच होना है पुर्तगाल वर्सेस मोरक्को, किसकी प्रोबेबिलिटी, आप किसी से भी पूछ लोगे, जनरली प्रोबेबिलिटी आदमी क्या बोल देगा, भैया प्रोबेबिलिटी है कि पुर्तगाल मैच को जीतेगी, बिकॉज वो बड़ा बड़ा अच्छा फुटबॉलिंग नेशन है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कौन आगे है, प्रोबेबिलिटी के आधार पे। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पता चला ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यहां पर ये जीत जाएगा। इसके साथ साथ सीपीसी के मामलों में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की गलती का फायदा नहीं उठाता। नहीं उठा, क्रिमिनल मामलों में उठा सकते हो आप, अगर समझो मैंने कोई गलती की है, क्योंकि हर पक्षकार को अपना मामला वहां पे स्वयं साबित करना पड़ता है। ये क्रिमिनल मैटर जैसा नहीं होता, ये होता है सिविल मैटर। थोड़ा सा हर पक्षकार को अपना मामला खुद से साबित करना पड़ता है। तो यहां पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की गलती का फायदा नहीं मिलेगा। एक पक्षकार को अपनी गलती का लॉस हो सकता है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। कह रहे इसने गलती की, हम इसका फायदा उठा ले, कि अब न्यायालय से कह रहे हैं न्यायालय से गलती हम फायदा। तो सिविल मामलों में थोड़ा सा क्रिमिनल मामलों से भिन्न प्रोसेस होती है। तो मतलब लिखिएगा, जो सिविल मामले होते हैं यहां पर कोई पक्षकार, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की गलती का कोई फायदा नहीं उठा सकता। फायदा नहीं उठा सकता, मतलब मिलेगा जब, उठाएगा नहीं तो मिलेगा कहां से। बात तो वही, कोई कान यहां से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, घुमा के कान तो पकड़ना ही है ना। फायदा आपको मिलेगा नहीं, आप फायदा नहीं उठा पाओगे तो फायदा मिलेगा कैसे। ठीक है, अब जब फायदा मिलेगा तभी तो उठा पाओगे उसको। इसके साथ साथ आते हैं अब नेक्स्ट चीज, प्रत्येक पक्षकार को स्वच्छ हाथों से आना होगा। न्यायालय कैसे आना होगा, स्वच्छ हाथों से, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ इक्विटी। ठीक है, साम्या का नियम, साम्या का नियम पे पढ़ाया है ना मैंने, कि न्यायालय क्या करता है, न्यायालय कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो तो आपको अच्छा करना होगा। इफ यू वांट इक्विटी तो यू हैव टू डू इक्विटी। अगर आपको इक्विटी चाहते हैं कि आपके साथ इक्विटी हो तो आपको इक्विटी क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो न्यायालय प्रत्येक पक्षकार को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना पड़ेगा। इसे बोलते हैं साम्या का नियम, रूल ऑफ इक्विटी। तो रूल ऑफ इक्विटी आपका बड़ा जरूरी है। नहीं, क्रिमिनल मैटर अलग होते हैं। अभी क्रिमिनल मैटर को भूल जाइए कुछ दिनों के लिए। क्रिमिनल में अब आप अपराधी से कैसे कहोगे कि तुम वो आओ, एक व्यक्ति है चोर चक्का डकैत, उससे कहो कैसे होगी इक्विटी से, वो तो एंड तक बोलता रहेगा कि हमने अपराध नहीं किया। वहां तो मामला व्यक्ति एंड तक बोलेगा ना कि हमने अपराध, वो तो खूब बड़ा अपराधी है। देखिए न्यायालय भी, देखिए न्यायालय का, हमारे जो न्यायपालिका है या हमारी विधायिका है, कहाँ मना करिए। एडवोकेट ऑफ पेडी वो कहता है कि अगर आपको कोई पता भी है कि व्यक्ति जो हमारे पास आए उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा फोर्जरी की है, तो ऐसा तो ही ना कि हम कहेंगे अरे साम्या के साथ आप नहीं आए, अपने फोर्जरी के हम आपका मामला नहीं लड़ेंगे। वो तो कह रहा फिर भी लड़ो मामला, मामला लड़ने से मना ही नहीं, क्योंकि आप जब तक मामला नहीं लड़ोगे वो कैसे कहेगा कि हमारे साथ ट्रायल हुआ। उसका ट्रायल नहीं हो पाएगा, ट्रायल नहीं होगा तो फिर फेयर कैसे कैसे हो पाएगा। तो वो तो कह रहा है ना करो। तो यहाँ पे साम्या की कोई बात ही नहीं होती है। साम्या की बात कहाँ पे होती है, जैसे हमने आपको सीपीसी पढ़ाई थी, एसआरए पढ़ाई थी, हम बोलते हैं साम्या का नियम लागू होता है। साम्या, साम्या कहाँ पर आती है, साम्या हमेशा सिविल मैटर्स पे आ जाती है। इसके साथ साथ अब देखिएगा इसमें क्या होता है, जो जब मामला होता है तो
डिफेंडेंट के ऊपर बताता हूं सिविल में, अभी आप देखोगे। पहली चीज तो होता है जो प्लेंटिफ होता है, अपने हर वादी अपने वाद का स्वामी होता है। वादी अपने वाद का स्वामी मतलब एक प्रिंसिपल है ये। कैसे वादी अपने वाद का? समझो ये मेरा मैटर है, ए हूं मैं, और मेरे मेरे पास ये कॉज ऑफ एक्शन है। कॉज ऑफ एक्शन जिसको लेके विवाद है, जिसको लेके विवाद, ये समझो प्रॉपर्टी है। ये इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो कॉज ऑफ एक्शन निकला है। जब कॉज ऑफ एक्शन निकलेगा, इसके आधार पे मैं क्या कर सकता हूं, बी के ऊपर सूट ला सकता हूं। और मेरे पास सूट लाने के कितने आधार हैं? 1 2 3 4। मैं प्रॉपर्टी कब्जा भी लेना चाहता हूं अपनी प्रॉपर्टी का, बी को बेदखल भी करना चाहता हूं, बी ने जो मेरी प्रॉपर्टी यूज किया उसके लिए मैं उससे पैसा भी लेना चाहता हूं, और जो मेरा मामले का खर्च हुआ मैं खर्च भी लेना चाहता हूं। 4 चीजें मांग रहा हूं। मांग सकता हूं बिल्कुल, मैं अपने बात का स्वामी हूं। मेरे पास 4 कॉज ऑफ एक्शन है, लेकिन मुझे लगता है यार सामने वाले से क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। उसने मेरी जो 2 साल जमीन यूज कर ली, कर लेने दो। उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, पहुंचा लेने दो। मुझे केवल क्या चाहिए कि भैया वो मेरी जमीन से हट जाओ, मेरी जमीन वापस कर दे। मुझे केवल 2 चीजें चाहिए, ये 2 चीजें। ये 2 चीज, मुझे पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं चाहता हूं कि मुझे ना उससे पैसा चाहिए, ना उसके ऊपर कोई मुझे कुछ करना है। मुझे केवल 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट और सेकंड वाली। क्या चाहिए मुझे? उससे अपनी जमीन वापस करनी चाहिए और उसको उस जमीन से हटाना है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं ये 2 चीजें छोड़ना चाहता हूं, स्वेच्छा से छोड़ सकता हूं, बिल्कुल। वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अगर वादी किसी चीज को नहीं चाहता, वो किसी भी, या तो वो शुरू से ना चाहे तो भी छोड़ सकता है, और बीच में चाहे तो वो कॉम्प्रोमाइज करके भी उसे छोड़ सकता है, क्योंकि आप फिर उसमें नहीं, क्रिमिनल मैटर में नहीं छोड़ सकते। अरे न्यायालय, जैसे तुमने किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, जैसे हमने थप्पड़ से ज्यादा मान लो किसी ने तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दिए, अब तुमने केस कर दिया, चल रहा केस, कुछ दिन बाद दोस्ती हो गई। अरे यार तुमने यार गलत किया भाई, हम तुम्हें चलो घुमाते फिरते, आप बोले अरे चलो यार अब तो दोस्त बन गए, पहुंचे कोर्ट, अरे न्यायालय हमारा मामला वापस करो। ने क्यों? अरे न्यायालय अब तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। नहीं, आपका थोड़ी ना होता। सिविल केस किसका होता है? सिविल में आप केवल क्या होते हो? विक्टिम होते हो। मामला किसके अगेंस्ट होता है? स्टेट के अगेंस्ट होता है। आप उसमें वापस नहीं ले सकते मामला। बट इन सिविल केस, सिविल केस में आप, कुछ मामले होते हैं जहां पर विक्टिम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, हर मामले में नहीं। जैसे किसी ने किसी को गाली आली दे दी, छोटे मोटे मामले कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन जनरली आप क्रिमिनल मैटर्स को वापस नहीं लेते। लेकिन सिविल मैटर में क्या होता है? सिविल मैटर में वादी, वादी मतलब प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब जो अपने वाद को लेकर आ रहा है, प्लेंटिफ अपने वाद का क्या होता है? स्वामी होता है। अगर वो अपने वाद का स्वामी होता है तो वो अपने वाद को क्या कर सकता है? कभी भी वापस ले सकता है। लेकिन वाद ले लिया, अगर एक बार वाद को वापस ले लिया तो फिर उसी बात को लेके बाद में फिर ठनक गई है। अब कह रहा है कि अब बताते हैं, रुको हमने 2 चीजें छोड़ दी थी। या तो आपने इसको पहले ही छोड़ दिया था लाने से पहले, या बीच में लाने से छोड़ दिया। आप समझो 2010 में मामला लेके आए थे, 2 साल मामला चलते रहा, 2012 में आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपने ये 2 चीजें छोड़ दी। या जब मामला लेके आए थे आप, ये 2 चीजों को लेके मामला लेके ही नहीं आए थे, आपने ये चीजें पहले छोड़ दी थी, ये चीजें बाद में छोड़ दी। तो इसका मतलब होगा कि अब अगर बाद में चाहो तो न्यायालय में ऐसा थोड़ी ना कि जब तुम्हारी मर्जी चलेगी जब आ जाए, तो अब बाद में भी इस चीजों को नहीं ला सकते। इसमें रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो जाता है। अभी बताऊंगा कैसे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो बताएंगे रेस जुडिकाटा क्या होता है और रेस जुडिकाटा कैसे एप्लीकेबल हो जाता है इन मैटर्स। तो ये चीज है, वादी अपने वाद का स्वामी तो है, लेकिन वादी को क्या करना होगा? वादी को जो चीजें मांगनी है वो एक बार में मांगनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर उसने एक चीजें नहीं मांगी तो वो मान लिया जाता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हो जाता है। कोर्ट ऐसा मान लेता है, प्रिज्यूम करता है लॉ, कि तुमने मांगा था और हमने तुम्हें डिनाई कर दिया। कैसा? वो न्यायालय की परमिशन के साथ। इट इज नॉट योर राइट। न्यायालय आपको परमिशन देगा, देखेगा क्या कैसे आपने क्या छोड़ा था। हर चीज को प्लेन को अमेंडमेंट किया जाता है, 617 में प्लेन को अमेंड किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो ही ना कि आप जानबूझ के छोड़ोगे, और कब आपने अमेंड किया ये भी देखना पड़ेगा, किस स्टेज पे अमेंड की आपका डिसीजन आने वाला है, आप अमेंड की मांग कर रहे हो, न्यायालय देखेगा ना क्या पहले अमेंड क्या आप मांग सकते थे? हाँ मांग तो सकते थे, क्यों नहीं मांगा? बोले मेरी मर्जी। न्यायालय बैठे रहो, हर चीज में तुम्हारी मर्जी तो ना चलेगी। यहाँ या तुम्हें पनीर की सब्जी बनानी तो घर में पनीर बना लो, दूसरे दिन तुम्हें कुछ और बनाना है, मटर पुलाव तो बना लो, कोर्ट थोड़ी ना तुम्हारे हिसाब से चलेगा। दूसरा चीज, अब होता है प्रतिवादी। अब देखिएगा होता क्या है, देखिए थोड़ा सीपीसी मैटर को समझिएगा। होता क्या है, यहां पे 2 लोग आते हैं। देखिए एक आता है ए, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। ये एक वाद कारण हुआ, समझो वही कॉज ऑफ एक्शन हुआ एक। इसके पास कितने कॉज ऑफ एक्शन है? 1 2 3। ए के पास बी के ऊपर मामले दायर करने के कितने कॉज ऑफ एक्शन है? 3 कॉज ऑफ एक्शन है। इसके पास है वाद कारण। कॉज ऑफ एक्शन को बोलते हैं वाद लाने का कारण, वाद कारण। ये कौन हुआ? ए, ही इज प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ। और बी कौन होता है? डिफेंडेंट। अब होता कैसे सीपीसी में मामला कैसे लाया जाता है, सबसे पहले ये समझिएगा। जब सीपीसी में हम मामले को लेके आते हैं, सबसे पहले प्लेंटिफ क्या जारी लेके आता है?
प्लेंट। प्लेंट में क्या होता है, वो क्या कॉज ऑफ एक्शन है, उसमें सारी चीजें वो डिटेल में देता है। मतलब ये प्लेंट तैयार करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये वकील तैयार करता है। आप वकील को अपना मैटर जाके बताते हो, वकील क्या करता है, प्लेंट तैयार करता है। जिसको प्लीडिंग वगैरह आप नहीं बोलते, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सीख रहे, प्लीडिंग में क्या होता है, प्लेंट वगैरह कैसे चीजों को बनाना है, किस चीज को मांगना है पहले, किस चीज को नहीं मांगना। तो प्लीडिंग में क्या होगा, जो प्लेंटिफ समझो उसका प्लीडिंग आएगी, प्लेंट वो अपन देखेंगे उसके ऑर्डर आपका 6, 7, 8, ये प्लीडिंग WS वगैरह वगैरह सबके संबंध में। प्लीडिंग क्या होती है, प्लेंट क्या होता है, WS क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो अब बोलता है कि भैया प्लीडिंग अगर कर रहे हैं प्लेंट में आपको क्या क्या होगा। तो जो जो प्लेंटिफ मांगना चाहता है, मैंने पहले तो आपको बता दिया, वो सब मांग सकता है। आप जो जो चीजें मांग सकते, ज्यादा चीजें मांग लीजिए, कभी दिक्कत नहीं है, कम मत मांगिए, क्योंकि आपने कोई चीज छोड़ दी तो फिर उस पर रेसिड्यू कार्ड एप्लीकेबल हो गया कि आप ये कोर्ट मान लेगा कि तुमने मांगा था और हमने तुम्हें नहीं दिया, तो फिर आप उसको बाद में नहीं ला सकते। तो क्या हुआ, प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंट लेके आया और उसने बोला कि बी ने ऐसा किया, उसने पहला पॉइंट उठाया, दूसरा पॉइंट उठाया, तीसरा पॉइंट उठाया, चौथा पॉइंट उठाया, पांचवा पॉइंट उठाया। जब प्लेंटिफ प्लेन जारी करता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, दूसरी पार्टी को समन जारी करते हैं। समझो पूर्वी के विरुद्ध में एक प्लेंट जारी किया कि पूर्वी ने मेरी प्रॉपर्टी में कब्जा किया, तमाम चीजें मैंने 4-5 पॉइंट उठाए। अब पूर्वी क्या करेंगी, पूर्वी यहां करेंगी कि पूर्वी को जाएगा समन कि भैया आपके विरुद्ध एक मामला दायर हो चुका है कोर्ट में और आपको समन पहुंचेगा, और आपको इतने, और समन के साथ प्लेंट की कॉपी पहुंचेगी कि अपनी तैयारी कर लो, होमवर्क, ये सवाल आपसे पूछेगा, कोर्ट में आना है 30 दिनों में। तो ये अपने वकील से बात करेंगे, इनका वकील क्या करेगा, इनके तरफ से एक चीज दायर करेगा जिसको बोलेंगे रिटन स्टेटमेंट, जिसको बोलेंगे प्रतिवाद पत्र, या इसको प्रतिवाद पत्र बोल देते हैं, WS बोलते हैं, रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन भी बोलते हैं इसको। तो इनका जो डिफेंडेंट होगा वो WS करेगा। अब इसमें पर्टिकुलरली हर पॉइंट पे जो प्लेंटिफ ने उठाया, प्लेंटिफ ने कहा था कि इसने मेरी जमीन पे कब्जा किया, तो इसको जवाब देना पड़ेगा। ये बताएगा कि मैंने जब कब्जा किया, नहीं कहेगा, ये तो डिनाई करेगा ना कि मैंने कब्जा नहीं किया, या ये चीज है। अब अगर आपने स्पेसिफिकली समझो 4 चीजों को तो एक्सेप्ट कर लिया, देखो अब इसमें क्या हुआ, इतने 5 पॉइंट थे, उसने 5 उठाए थे, 5 में आपने कहा कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ठीक है। अब अगर गलत हुआ मतलब विवाद हो गया, एक व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा है, एक कह रहा नहीं है, एक कह रहा है और एक कह रहा है नहीं है, क्या होगा, ये हो गया वाद कारण, जिसको बोलते हैं, जजमेंट पढ़ोगे ना, ये होता है डिस्प्यूटेड फैक्ट, इसे बोलते, इसी चीज को तो लेकर दोनों पार्टी में डिस्प्यूट हो गया, और जब डिस्प्यूट हो गया, बिल्कुल फैक्ट एंड इशू बोल दीजिए, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है, फैक्ट एंड इशू है, इसी चीज को लेके तो क्या होगा, मुकदमा लड़ा जाएगा। ये कह रही है कि जमीन हमारी है, एक कह रहा है कि मेरी जमीन पे बी ने कब्जा किया, बी कह रहा है जमीन मेरी है, एक ही है ही नहीं है। टाइटल को लेके एक कह रहा है मैंने जमीन ये कर 2010 में खरीदी थी, और बी कह रहा है ये जमीन तो हमारे पास 1970 से हमारे पिताजी ने खरीदी हुई थी। डिस्प्यूट हो गया 2 पॉइंट्स। अब तीसरा चौथा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ए ने कहा कि जो ये प्लॉट है इसके बगल में मेरा एक और प्लॉट है, तो बी कह रहा है कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लॉट भी है। वो कह रहा है कि जिसका प्लॉट के बगल में मेरा एक और प्लॉट है, ए क्या कह रहा है कि मेरे 2 प्लॉट है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट प्लॉट है और ये मेरा सेकंड प्लॉट को लेकर डिस्प्यूट है, इसके बगल में हमारी एक और जमीन है। तो वो बिल्कुल मान रहा है, वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल है तुम्हारी जमीन, उसने उसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या डिस्प्यूट हुआ, नहीं हुआ। अब न्यायालय इसको नहीं निपटा, ये होते हैं एडमिटेड फैक्ट। एडमिटेड फैक्ट जो होते हैं, जिसको स्वीकृत तथ्य कहा जाता है, इस पे भी हम कभी क्या नहीं करते हैं, इस पे न्यायालय कभी भी जजमेंट नहीं देता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एडमिट है, क्यों न्यायालय समय बर्बाद करेगा। दूसरी चीज कहा कि इसका ये जो मकान है, ये जो लैंड है, ये 5 एकड़ की लैंड थी, तो ये इसने कहा 5 एकड़ है, और ये भी कह रहा है कि हाँ भैया 5 ही एकड़ है, कोई विवाद नहीं हुआ। तो 2 चीज जिनको विवाद हुआ, 2 चीज, और एक चीज इसने उठाई थी कि इस प्रॉपर्टी को, मतलब इसने समझो कोई और पॉइंट उठा लिया था, मतलब ऐसा कि इस प्रॉपर्टी को लेकर पहले भी एक विवाद रहा है हम दोनों में, जिसने उठाया, इसने कोई जवाब नहीं दिया इसका, ही साइलेंट इन दिस मैटर। डिफेंडेंट क्या हो रहा है, 5वां पॉइंट उसने उठाया प्लेंटिफ ने कि हमारे दोनों के बीच में पहले विवाद रहा है इस प्रॉपर्टी को लेके, जिसका हम लोगों ने पंचायत में निपटारा कर लिया था, जिसमें इसने बात मेरी को क्या किया था, पंचायत में जब निपटारा हुआ था, मतलब गांव के प्रमुख लोग बैठे थे और इसने बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ जमीन है, पूछ लो इससे। इस पे इसने कुछ बोला ही नहीं, इसने आवाज उठाई और ये क्या है, साइलेंट है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए अलग अलग से, एक में उसने हाँ बोला, एक ने ना बोला, एक में दोनों ने हाँ बोला, और एक ने कुछ बोला, एक ने बोला ही नहीं। तो ये कहता है कि जो प्रतिवादी होता है उसको हर एक प्लेंट में जो भी पॉइंट आए हैं, उसको हर पॉइंट को स्पेसिफिकली डिनाई करना होगा। स्पेसिफिकली मतलब एक एक पॉइंट को उठा के, ऐसा बनता है प्लेंट के पहला जो पॉइंट है तुम्हारे, उसका अपना जवाब दीजिए, दूसरे पॉइंट में अपना जवाब दीजिए, तीसरे पॉइंट में अपना जवाब दीजिए। उसने पहले दूसरे तीसरे पॉइंट में तो अपना जवाब दिया, लेकिन 5वें पॉइंट में क्या है, उसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो पहला पॉइंट आपने जवाब दिया, पहला पॉइंट क्या होगा, डिस्प्यूटेड फैक्ट हो गया, न्यायालय इसको निपटाएगा।
इसे भी निपटाएगा, इन दोनों में कोई विवाद नहीं है, न्यायालय छोड़ देगा, इसमें सीधा लिख देगा कि दीज फैक्ट आर एडमिटेड फैक्ट, ये दोनों पक्षकार ने स्वीकार किया, इसलिए न्यायालय को जब एडमिटेड हो गए, मैं भी कह रहा हूं कि ये पेन और आप भी कह रहे हो पेन है, तो फिर विवाद किस चीज का? मैं कह रहा हूं ये पेन, आप कह रहे हैं पेंसिल, तब विवाद हुआ ना। अब पांचवा फैक्ट न्यायालय में क्या है, न्यायालय कह रहा है एक व्यक्ति ने क्या किया है, कहा है, और दूसरे पार्टी ने कुछ नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो डिफेंडेंट होता है उसको हर फैक्ट को स्पेसिफिकली एडमिटेड या स्पेसिफिकली डिनाइड करना होगा। स्पेसिफिकली मतलब लिखकर हर पॉइंट को, जैसे उसने आपके लिए हर पॉइंट लिखा है ना, आपको उसने जितने पॉइंट उठाए, आपको हर पॉइंट को स्पेसिफिकली या तो एडमिट करो या उसको डिनाइड करो। और अगर आपने किसी फैक्ट को ना तो एडमिट किया ना तो डिनाइड किया, वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। मींस अगर आपने कुछ बोला नहीं तो यहां पे ना बोलना आपके लिए घातक हो जाएगा, ना बोलना घातक हो जाएगा, इसलिए आपको हर पॉइंट को बोला जाता है। इसलिए वकील बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविल केसेस में। सिविल केस में क्या बोलते हैं कि भैया ये वकील क्या करते हैं, अच्छी सिविल मैटर तो आधा इसी में जीत लिया जाता है, प्रिंट और डब्ल्यूएस में। तो आपको हर मैटर को स्पेसिफिकली डिनाई करना है। लिखा है कि प्रतिवादी को किसी तथ्य का स्पेसिफिकली इनकार करना होगा, अन्यथा ऐसा तथ्य एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। अगर आपने ये चीज समझो, एक्सेप्ट डिनाई नहीं किया, देखो ये तो आपने स्पेसिफिकली डिनाई किया, एक्सेप्ट कर लिया, ये तो एडमिटेड फैक्ट आ जाएगा। और ये फैक्ट अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं बोला फिफ्थ फैक्ट में, ये भी क्या आ जाएगा, एडमिटेड आ जाएगा। और एडमिटेड आ गया, उन्होंने बोला कि डिस्प्यूटेड हमारा निपट चुका था, तो ये किसके अगेंस्ट जा रहा है कि ऑलरेडी तुम मैटर निपटा चुके। वो कह रहा है कि हमारा और बी का एक बार मैटर हुआ था जो पंचायत में निपट चुका था, और पंचायत में बी ने मेरी बात मानी थी, पंचायत में सबके सामने उसने कहा था कि ये मकान किसका है, ए का ही है, उसने ऐसा लिखा था, और तुमने कुछ बोला नहीं। तो अगर नहीं बोलोगे तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, जैसा अपन नहीं बोलते हमने तो ना कुछ बोला था, तो कोर्ट कहेगा तुम्हारा ना बोलना बोलने के बराबर है। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपने अगर स्पेसिफिकली डिनाइड या एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अगर स्पेसिफिकली किसी को डिनाई नहीं कर रहे तो वो एडमिटेड आएगा। देखो यहाँ पे आपने डिनाई नहीं किया ना, दो जगह आपने एक्सेप्ट किया था, तो मैं क्या बोल रहा था, कैसा फैक्ट हो गया, एडमिटेड फैक्ट। तो ये तो एडमिटेड है, और जहां कुछ नहीं बोलोगे ये फैक्ट भी आपका एडमिटेड फैक्ट की कैटेगरी में चला जाता है। एग्जैक्टली हाँ, अभी आंसर के साथ एविडेंस अभी नहीं देना, अभी केवल बातें रखनी है आपको, एविडेंस वगैरह बाद में आएंगे। अभी केवल अभी तो ना मामला चालू, अभी तो केवल बातें आपको रखनी है। यहां पे समझ में आए? इसके साथ ये तो डिफेंडेंट के लिए बताया था मैंने। एक और चीज, अब प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ के ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है, डिफेंडेंट के ऊपर जिम्मेदारी बन गई स्पेसिफिकली आप क्या करो, उसको डिनाई करो या स्पेसिफिकली ऐड करो। प्लेंटिफ की क्या जिम्मेदारी है, प्लेंटिफ को जब प्लेंट लेकर आता है तो उसे कॉज ऑफ एक्शन को स्पेसिफिकली बताना होगा। उसे बताना होगा कि भैया वाद कारण, न्यायालय ढूंढता नहीं रहेगा, न्यायालय कह रहा है हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि तुम मांग कर रहे हो। अपन नहीं लिख देते, कभी कोई लिख देता है अपन कहते हैं समझ में नहीं आ रहा का लिख रहे हो, तो न्यायालय को लग रहा है कि भैया आदमी बता का रहा है यार, समझ ही भी नहीं आ रहा, मांग का रहा है। आगे लिखा था कि हमारा ऐसा है, फिर हमारा वैसा है। अब तुम्हारा ऐसा हो तुम्हारा वैसा हमें क्या करना, बताओ तो तुम मांग का रहे हो, पंचायत दिए पड़ा है। तो ऐसा नहीं, आपको पॉइंट्स बना के लिखने पड़ते, इसलिए बोला जाता है ना अच्छे एडवोकेट्स क्या करते हैं, आपको स्पेसिफिकली समझ में आता है कि पहले वो कॉज ऑफ एक्शन समझाते हैं, देन आप व्हाट रिलीफ यू वांट, आप क्या अनुतोष चाहते हो न्यायालय से वो बताते हैं। अब आप दिए पड़े हो कि मेरा ऐसा है, मेरी इतनी जमीन है, मेरे पापा के पास इतना पैसा था और मेरे इतना है, दिए पड़े हो, 5 पेज भर दिया। न्यायालय कह रहा है कैसा आदमी है यार, समझ में आ रही ना, मांग क्या रहा है और फिर मांग ऐसा रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा, न्यायालय को लगा भीख मांग रहा है कि अपनी चीज मांग रहा है। तो भैया सीधी सीधी बात है, दो चीजें, अगर आप प्लेंटिफ हो, जैसे डिफेंडेंट को मैंने बता दिया डिफेंडेंट की ये काम हो गए वैसा ही कह रहा है कि प्लेंटिफ के लिए दो चीजें होंगी। पहली बात तो कॉज ऑफ एक्शन है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन होगा तभी तो विवाद होगा, कॉज ऑफ एक्शन है तभी तो विवाद है, और विवाद है तभी तो मामला सुनेंगे। अगर कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं है, अर्थात विवाद है ही नहीं है, तो हम सुनेंगे क्या। तो प्लेंटिफ के ऊपर दो जिम्मेदारियां बनती है। पहला, जब भी वो प्लेंट लेकर आएगा तो उसे कॉज ऑफ एक्शन शो करना पड़ेगा। पहला है सिविल वाद में वादी के वाद कारण को स्पेसिफिक रूप से दर्शाना होगा, एवं अनुतोष, अनुतोष मतलब जो वो रिलीफ चाहता है उसे भी उसे स्पष्टता मांगना होगा कि क्या चाहते हो भैया ये तो बताओ। अब तुम ये तो बता दिया कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे दादा ने खरीदी, मेरे पापा ने खरीदी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रॉपर्टी, और ये हमारी बड़ी लकी प्रॉपर्टी, जब से प्रॉपर्टी आई तो हम बहुत अमीर हो गए, बस खत्म कर दिए। तुम कह रहा मांग तो कुछ रहा नहीं है, अब मांग ही नहीं रहे तो हम तुम्हें देंगे क्या। और सिविल मैटर में याद रखिएगा, जब तक मांगोगे नहीं कोर्ट तुम्हें देगा नहीं, ये याद रखिएगा। सिविल मामलों में ऐसा नहीं कि अब आप न्यायालय से लिख रहे हैं, एंड में लिख दिया, न्यायालय जो ठीक लगे देख लेना। अपन नहीं कर देते, अरे भैया जो सही लगे यार दे दो। जैसे कोई जान पहचान का आ जाए आपकी शॉप में, फिर बोले ये कितने पैसे, अरे यार तुमसे क्या पैसे लेंगे, जो ठीक लगे दे देना, आपकी वही आदत वहां पे बनी रही।
अरे बोले क्या, न्यायालय से बोले न्यायालय मांग रहा है कि क्या चाहिए, ये तो बता दिए विवाद हो गया। न्यायालय कहता है मतलब न्यायालय स्पेसिफिकली लॉ कह रहा है ना क्या चाहिए। अब नीचे आपने एक लाइन लिख दी, न्यायालय को जो हमारी परिस्थिति देख के ठीक लगे वो हमारे न्यायालय हमारे साथ भला करे। न्यायालय कहेगा बेटा जाओ, जब मांगोगे नहीं न्यायालय से स्पेसिफिकली मांगना है यहाँ पे, जब तक स्पेसिफिकली मांगोगे नहीं तो आपको स्पेसिफिकली कुछ भी दिया नहीं जाएगा, तो आपको मांगना भी है और कॉज ऑफ एक्शन को भी दर्शित करना है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, मतलब कुछ समझ में आई चीजें, कुछ एक दो चीजें और देख लेते हैं, देन आपका इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। एक दो चीजें और क्या अपन देख सकते हैं इसमें। अब लिखते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ सूट, लिखिएगा सूट लाने की वेरियस स्टेजेस होती है, ठीक है। जैसे हम इसमें क्या लेके आएंगे, सूट। अब याद रखिएगा जो वर्ड, ठीक है, सूट लिख बोलते हैं, सूट मतलब वाद, ठीक है, सूट को क्या बोलते हैं, वाद। मेन तो वाद ही लाया जाएगा ना, वाद कैसे कैसे होते हैं, किन किन मैटर्स पे ला जाते हैं, उस पर क्या होता है, थोड़ा सा स्टेजेस देखते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती है। सबसे पहले क्या बोलता है, प्लेंटिफ आता है। प्लेंट सबसे पहले कौन आता है, प्लेंटिफ क्या का फाइल करता है, वो प्लेंट फाइल करता है। वादी क्या करता है, वाद पत्र फाइल करता है। कहां पे फाइल करता है, कंपिटेंट कोर्ट में, जिसको बोलते हैं अधिकारता रखने वाले न्यायालय। किसी क्या भी कर दोगे, जबरदस्ती ऐसी मत कर देना। अधिकारता बड़ी जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको शायद शुरू में बताया था, सिविल मामलों में क्या देखी जाती है न्यायालय की, या सिविल क्या क्रिमिनल में भी देखी जाती है अधिकारता, मामले की अधिकारता। और अधिकारता बहुत सारी होती है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या करेगा, सीपीसी के जो मैटर्स होते हैं, इन सीपीसी के मैटर्स पे जो कौन होता है आपका, कौन, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट दायर करता है, ठीक है। अब भैया अब और कहां पे दायर करता है प्लेंटिफ पे, प्लेंटिफ प्लेंट कहां दायर करता है, कंपिटेंट कोर्ट में। कंपिटेंट मतलब कोर्ट होता है जिसके पास जुडिक्शन होता है, अधिकारता। अब जुडिक्शन कितने प्रकार का होता है अगर आप देख लो तो, जुडिक्शन को बोल सकते हैं क्षेत्र अधिकारता का होता है, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल जुडिक्शन। जुडिक्शन में भी टेरिटोरियल, जो टेरिटरी का जुडिक्शन होता है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय अधिकारता। जुडिक्शन कैसा होता है, वैल्यूएशन ऑफ सूट, जो सूट के वैल्यूएशन के आधार पर देखा जाता है, जिसको पिक्यूनरी बोलते हैं, कि भैया तो मामला जो लेके आया वो कितने का लेके आया। हर व्यक्ति हर मामले को नहीं सुन सकता। जब आप सिविल जज बन के जाओगे तो हो सकता है आप 10 ही लाख रुपए के मामले सुनो, ठीक है, फिर आपको बढ़ा के 50 लाख किया जाएगा, फिर 1 करोड़ किया जाएगा, फिर अनलिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से आके 50 करोड़ का मामला सुन लो और निपटा दो मामला ही, ठीक है, इतना आपको नहीं दिया जाता। जैसे अभी आप शुरू में जज बन के जाओगे तो ऐसा मत समझ लेना कि आप जज बन गए तो पहले दिन बोले हम बहुत हमारा मन था फांसी देने का और आपकी औकात है नहीं है। जुडिक्शन मतलब आपकी औकात, औकात थोड़ी सी कम रखी जाती है। और पहले दिन जाके बोल दो मतलब बहुत आपको बचपन से मन था कि जज बनेंगे तो हमें कलम तोड़ने का शौक था, नहीं बोलते फांसी लिख के तोड़ देता। पहले दिन पहुंचे, मामला सुना नहीं, बोले मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ, तो उसका कुछ ना होगा, तुम बर्खास्त हो जाओगे। तो इतना ज्यादा नहीं करना है, इसलिए अधिकारता होती है। अब अधिकारता आपकी क्या होती है, तो बहुत सारी अधिकारता। पहला बोला क्षेत्रीय अधिकारता, मतलब आपका किस क्षेत्र में मामला आएगा। दूसरा बोला विषय वस्तु की अधिकारता। दूसरा मैंने सॉरी क्या बोला, वैल्यूएशन, मतलब मामले की कितनी आपकी अधिकारता है, तो आपके भैया उस हिसाब से मामले देखे जाते हैं। तीसरा बोलता है लिमिटेशन ऑफ सूट भी देखा जाता है। मैंने 3 बताया अधिकारता कौन कौन सी हो गई। पहला क्या बोला मैंने, टेरिटरी, टेरिटरी मतलब बोलते हैं क्षेत्रीय अधिकारता। दूसरा बोला मैंने वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ सूट मतलब बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक्यूनरी, पिक्यूनरी जुडिक्शन। तीसरा मैंने बताया लिमिटेशन, भैया मामले को कितने साल के अंदर लेके आना है। अब आप अगर जैसे कोई मामले में अगर 1 साल का लिमिटेशन था कॉज ऑफ एक्शन की डेट से, और आप 1 साल में नहीं लेके आए, तो सीपीसी आपको लिमिटेशन में पढ़ा ना कि क्या कैसा करना है। अगर आपके पास पर्याप्त कारण वगैरह है, या कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन आप अगर आप कर रहे हो, गणना कर रहे हो और गणना के अधीन अंदर नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या माने जाओगे, टाइम बार्ड माने जाओगे। तो इस जुडिक्शन को भी देखना होगा। सबसे पहले जब न्यायालय के पहले मामला लाया जाता है ना, तो न्यायालय इन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले देखता है। अगर चौथा देखता है बार्ड बाई कोई लॉ तो नहीं है, बार्ड बाई लॉ तो नहीं है, न्यायालय सबसे पहले इन्हीं चीजों को देखेगा। न्यायालय इन चीजों से सेटिस्फाई होगा तब आपके मामले को देखेगा। न्यायालय को पता चला कि अधिकारता ही नहीं है यार, तो मेरे पास लेके आएगा, तो फिर मामले को क्या नहीं करता है, वो सुनता नहीं है। तो इन चीजों को तो सबसे पहले क्या बनाया, तो प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट दायर करता है कहां पे, सिविल कोर्ट में। और ये कैसे किया जाता है, तो बोलता है प्लेंट कैसे दायर किया जाता है, ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग। प्लेंट कैसे दायर करते हैं, ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग। पढ़ेंगे ऑर्डर 6 में कैसे प्लेंट दायर किया जाता है। इसके बाद प्लेंट दायर हो गया तो फिर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज हो गई,
प्लेन दायर हो गया। प्लेन जब दायर होगा तो न्यायालय सबसे पहले इन प्रश्नों को चेक करेगा। सबसे पहले किसको चेक करेगा? इन प्रश्नों को। इन प्रश्नों को चेक करने के बाद व्यक्ति का प्लेन चेक करेगा। प्लेन में मैंने बताया दो चीजें देखेगा। क्या देखेगा? क्या कॉज ऑफ एक्शन दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ, कॉज ऑफ एक्शन दिख रहा है। पहले तो ये चीजें देख ली। क्या क्या देखा? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, वैल्यूएशन सूट देखेगा, लिमिटेशन देखेगा और देखेगा क्या कोई सूट बार्ड तो नहीं है। न्यायालय ने कहा हाँ यार यहां तक तो ठीक है, फिर न्यायालय बढ़ेगा यहाँ पे। अब न्यायालय देखेगा क्या जो आपने प्लेंट लेके आया क्या कोई कॉज ऑफ एक्शन है? हाँ, कॉज ऑफ एक्शन तो मिल गया। दूसरा, मांगा क्या है? क्या कोई रिलीफ मांगी गई है कि नहीं मांगी गई? हाँ, दोनों चीजें न्यायालय को दिख गई। कॉज ऑफ एक्शन भी मांगा गया, रिलीफ भी मांगी गई है और मामला क्या है? हमारे अधिकारता के अधीन आ रहा है। तो न्यायालय क्या करेगा? दूसरी स्टेज में पहुंच जाएगा। डिफेंडेंट को क्या करेगा न्यायालय? समन जारी कर देगा कि भैया आओ आके जवाब दो। जब डिफेंडेंट को समन जारी करेगा, डिफेंडेंट क्या लेके आएगा? अपना WS लेके आएगा, जिसको बोलता है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब है जो प्लेंट ने जो सवाल पूछे हैं या जो प्लेंट ने जो चीजें कही है उनका वो यहाँ पे क्या देगा? जवाब देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? जवाब देगा, जिसे बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। कौन देता है जवाब? डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट जो प्लेंट ने जो सवाल उठाए हैं उनका क्या करता है? जवाब देता है। दीज आर ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, इनको बोला जाता है ये कुछ ऐसे आधार होते हैं जिन मामलों पे व्यक्ति क्या कर रहा है? डिफेंस मांग रहा है। द डिफेंडेंट फाइल्स अ रिटन स्टेटमेंट स्टेटिंग हिज, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड स्टेज बोल सकते हो। ठीक है, बीच में तो चल रहा, ये आप इसको ऐसा मत दोगे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड या थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज जनरली प्लेंट है। जब प्लेंट दायर करेगा तो ये दोनों चीजें देख लेगा। दूसरा, जब ये हो जाएगा तो समन जारी कर दिएगा। फिर क्या हो जाएगा? आपका WS हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? चलिए अब देखो दोनों चीजें आ गई। अब समझिएगा, ये जजमेंट ऐसे ही लिखना होता है। अब आप हो, आपने समझो प्लेंट ने क्या किया? प्लेंटिफ, जब पीछे वाली स्लाइड देख लीजिएगा, ये देखिए एक व्यक्ति ने क्या किया? प्लेंट लेके आया, उसने बहुत सारे सवाल पूछे, सामने वाले ने जवाब दिए। अब कोर्ट दोनों के जवाबों को मिलाएगा। कोर्ट ने देखा पहला डिस्प्यूट है, क्वेश्चन बनाएगा। क्या बनाएगा? पहला क्वेश्चन कि वादी ने प्रतिवादी से, वादी ने क्या किया? एक जमीन जिसका नाम ए है, वादी द्वारा उस जमीन को क्या किया? मांगा गया, जिसको लेकर प्रतिवादी ने इनकार किया कि वो जमीन ए की नहीं है। दूसरा, ए ने कहा कि जमीन क्या की? इसने मतलब खरीदी थी 2010 में, और बी कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ये जमीन उनकी 1970 से। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाएगा। ठीक है, मतलब दो क्वेश्चन उसने बना लिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गए, डिस्प्यूटेड हो गए। तीसरा क्वेश्चन उसने लिखा कि एडमिटेड फैक्ट लेके जाएंगे। बोला कि इस प्रश्न को लेकर दोनों पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है। लिखेगा एक पक्षकार ने कहा कि उसकी जमीन इस जगह पर स्थित है, प्रतिवादी ने भी कहा कि हाँ कोई डिस्प्यूट नहीं। चौथे प्रश्न को लेकर भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। जब डिस्प्यूट नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। पांचवा क्वेश्चन उसने लिखेगा कि प्लेंटिफ ने क्या किया? एक क्वेश्चन उठाया जिसका डिफेंडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं दिया तो मैंने अभी आपको क्या बताया? वो एक एडमिटेड मान लिया जाएगा। तो एडमिटेड मान लिया जाएगा। जब एडमिटेड मान लिया तो फिर किसके विरोध में जा रहा है? वो डिफेंडेंट के विरोध में। तो अब कितने फैक्ट को लेकर प्रश्न उठे? दो को लेकर। समझो दो या तीन मान लीजिए, तीन मान लीजिए, चार मान लीजिए, जितने क्वेश्चन थे 3-4, सबको क्वेश्चनों को क्या किया जाएगा? उठाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं इशू फ्रेम करना। दीज आर इशू। ये इशू कौन बनाता है? अपन बोलते हैं ना यार तुम छोटी छोटी बात का इशू बना लेते हो। वर्ड आपने सुना? इशू का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब होता है जिस चीज को लेकर विवाद होता है। मैंने इशू बना दिया, मैंने कहा यार पता है तुम फालतू की बात करते रहते हैं, मैंने कहा तुम्हारी शिकायत करते, तुम बोले यार तुम छोटी छोटी बात का इशू बना लेते हो। इशू का लेकर जिन पार्टीज में डिस्प्यूट होता है, हम जनरली बोलते हैं ना इशू। तो इशू कौन बनाता है? इशू फ्रेम कोड करता है। इशू तो हमारे खुद के हैं, इशू तो हमारे खुद के हैं, लेकिन इशू बना कौन रहा है? कोर्ट। अब कोर्ट उस इशू को क्या करेगा? थर्ड पॉइंट में आता है कि जब हमने क्या किया, कोर्ट दोनों चीजों को आ गया ना, तुमने क्या बोला, इसने क्या बोला। जैसे समझो इशू कैसे बनेगा? मैंने इनकी बात सुन लूं तो इन्हीं का इशू बना दूं, आपकी सुन लूं आपको, तो दोनों लोगों को सुना उसने। प्लेंट आया उसके सामने, ठीक है, उसके सामने क्या आया? प्लेंट आया, उसके सामने क्या आया? WS आया। जब उसके सामने प्लेंट और WS आया, उसने दोनों को सामने रखा और उसने क्या बना दिए? इशू फ्रेम कर दिया। इशू फ्रेम करना मतलब ये ऐसे प्रश्न आए हैं न्यायालय के सामने, अब इन्हीं को न्यायालय क्या करेगा? सॉल्व करेगा। पहला प्रश्न आया कि जमीन किसकी है, अब आपको उसको सॉल्व कराना है। कैसे सॉल्व कराओगे? लॉ को उठाइए। लॉ क्या कहता है? लॉ ऐसा कहता है कि जिसकी पोजीशन, लॉ क्या कहता है, किसे साबित करना है? तो भागिए हम इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 101 कहती है जो व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है उसी को मामले साबित करना पड़ेगा। दरवाजा कौन खटा रहा है? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ से कहेगा भैया साबित करो मामले को। कैसे करोगे? भैया गवाह लेके आओ। गवाह को कैसे लेके आओगे? भैया हम समन जारी कर देते हैं। गवाह आएंगे, गवाह अपने क्या देंगे? अपनी ज्ञान देंगे, गवाह अपनी बातें देंगे कि भैया ऐसा है वैसा है। एविडेंस आपने कौन से एविडेंस लेने हैं, कौन से नहीं लेने, ये भी तो है। एविडेंस में पढ़ा नहीं है कि इंडियन एविडेंसेस को लेना है, इंडियन एविडेंसेस को नहीं लेना है।
रेलेवेंट को लेना है, इनरेलेवेंट को नहीं लेना। कौन से रेलेवेंट है आपने एविडेंस में पढ़ लिया, सेक्शन 5 से लेकर 55, इनको लेंगे। इसके साथ साथ कितने समय में मामला आना चाहिए ये भी देखा जाएगा, कौन सी लॉ क्या कहता है, किसका पहले अधिकार होता है, कितने सारे लॉज हैं आपके, सब कुछ पढ़ा ना। तो ये क्या होगा, अब इशू फ्रेम किए जाएंगे। अब इशू फ्रेम करके बाद इसके बाद क्या करेगा, कोर्ट इशू फ्रेम कर देगा। द कोर्ट फ्रेम द इशू ऑन द बेसिस ऑफ, और कोर्ट जो इशू फ्रेम करता है वो प्लेंट और WS के आधार पे कर देता है। द कोर्ट ऑल्सो मेंशन ऑन हु, और कोर्ट ये भी बता देता है कि प्राथमिकता बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। फिर बाद में बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज हो सकता है, लेकिन कोर्ट सबसे पहले ये भी तो बताएगा कि मामला किसे को साबित करना है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 101 भी आप पढ़ के आए और 102 भी पढ़ के आए, तो आपको वहां से याद होनी चाहिए कि 101 और 102 क्या होती थी, ऑन हुम burden of proof lies। तो मैंने आपको बताया था, इन जनरली इन क्रिमिनल केसेस द burden of proof lies in prosecution, but in civil cases the burden of proof generally lies on plaintiff, but it may shift according to section 102, and section 102 said that if any party, अगर कोई पार्टी क्या नहीं देगी, एविडेंसेस नहीं देगी और वो हार जाएगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है। तो मैं इस पे ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। 101 102 आपको इंडियन एविडेंस एक्ट यहां पे याद होनी चाहिए, इसलिए सीपीसी पढ़ा रहे हैं कि भैया पुराना आपको सब कुछ याद होना चाहिए, कम से कम बेसिक चीजें तो याद होनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा, अब जिस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज है, कोर्ट ने तो बता दिया, इशू बना दिया, इशू बना के क्या बोल दिया कोर्ट ने, ये भी बताएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। तुम्हें नहीं पता तो बता देंगे, जनरली तो इंडियन एविडेंस एक्ट ने बता दिया 101 पे किसके होगा, तो पता चल गया इस पे है, इसने दिया उसने दिया। अब दोनों पार्टी बैठी बोले हम भी, हमारे ऊपर भी नहीं हो, कह रहा हमारे ऊपर भी नहीं है, तो कोर्ट कहेगा देखो तुम हार रही हो, उसका मामला लगभग 80% साबित है, तुम हार जाओगी, तो याद रखो अगर नहीं दोगी तो फैसला उसके पक्ष में देगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ कोर्ट ने बता दिया इनडायरेक्टली तुम्हारे ऊपर है। तो अब तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है तो तुम्हें क्या देने पड़ेंगे, एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एविडेंसेस प्रोड्यूस करने, एविडेंसेस में आपके विटनेस भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। एविडेंस में आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, विटनेस आएंगे, और इनकेस अगर आप एविडेंस प्रूफ नहीं करोगे, नहीं प्रोड्यूस करोगे, तो आप हार जाओगे। तो इसके बाद क्या होगा, जब आपके जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, जिसके ऊपर भी, वो क्या करेगा, एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में। अब वो बहुत सारे एविडेंसेस प्रूफ करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लिखा है द कोर्ट, लिखा द पार्टी टू हुम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इज कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस एविडेंस। जिस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज है वो क्या करेगा, अपने पक्ष में जो भी एविडेंसेस है उसको लेके आएगा। द अदर पार्टी इज कॉल्ड अपॉन टू डिस्प्रूव इट। तो अब देखो दो पार्टियों की, तो एक पार्टी लेके आएगी जो उसके पक्ष में है। अब देखो सबसे पहले विवाद किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो ए क्या लेके आएगा, अपने पक्ष के जितने होगा, एक आएगा इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, ये देख लो, वो देख लो, ये देखो लॉ ऐसा कह रहा है, वो केस ऐसा कह रहा है, सब कुछ लेके आएगा। एक क्या लेके आएगा, कहेगा देखो मेरी जमीन है, मैंने दावा किया ना, वो कहेगा साबित करो। कहेगा देखो मेरी जमीन, आप इनसे पूछ लीजिए, मैंने इनसे खरीदी थी, आप इनसे पूछ लीजिए, मेरे पड़ोसी है, आप इनसे पूछ लीजिए, ये जमीन के कागज देख लीजिएगा, ये लॉ ऐसा कहता है, ये लॉ को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देख लीजिएगा। ये सब कुछ जो इसके पक्ष में सब कुछ लेके आएगा। कौन लेके आएगा, प्लेंटिफ। अब डिफेंडेंट, प्लेंटिफ लेके आया, बी चालू हो जाएगा। बी कहेगा अच्छा तुम झूठ बुलवा रहे हो, तो वो अपने, अब उसके जो विरोध में होंगे, अब ये लड़ाई हो रही ना, प्लेंटिफ अपने पक्ष में सब कुछ लेके आया, अब डिफेंडेंट का आएगा। अब डिफेंडेंट लेके आएगा, अरे ये तुमने कागज पेश किए, इसके कागज झूठे हैं, असली कागज तो मेरे पास है, और मेरे पास अगली कागज नहीं है केवल ये, तो बल्कि ये जहां से इसने कागज लिखलवाया ये फर्जी कागज में है, मेरे कागज के कागज में चेक कर लीजिए, सील नहीं है, मेरे कागज में तो सील है। ये जो गवाह लेके आया, ये तो गवाह इसके सगे चाचा है, ये तो झूठ बोलवा रहा है, और मेरे पास तो इंडिपेंडेंट गवाह है। ये अब क्या करेगा, मतलब दोनों चीजें, प्लेंटिफ क्या करेगा, जो भी उसके पक्ष में होगा वो पेश करेगा, और डिफेंडेंट पूरे वो एविडेंस पेश करेगा जिसके बाद से इसकी बातों को रद्द किया जा सकता है। इसने 3 एविडेंसेस प्रूव किए, समझो पेश किए 1 2 3। अब ये क्या करेगा, कोशिश करेगा डिफेंडेंट इन तीनों को रद्द कराया जाए। अगर करा दोगे रद्द तो तुम जीत गए, और नहीं करा पाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो बाद में तो मैंने बोला ना जिसके ज्यादा हुए, समझो 3 एविडेंस उसके पक्ष में, 2 तुम्हारे पक्ष में, तो जीतेगा कौन, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है, जब ये सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दोनों पक्षकार ने दिया, सब दोनों पक्षकारों को सुना, इसके बाद फाइनली क्या करता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सही, किसका पड़ला भारी है। यहां पर प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि कोर्ट देखेगा कि भारी कौन है, ए भारी है या बी भारी है। कोर्ट को लगा कि यार ए का पल्ला भारी है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके पक्ष में जजमेंट दे देगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कोर्ट ने क्या किया, जब कोर्ट के सामने दोनों चीजें हो गई, कोर्ट क्या करेगा, दोनों चीजों को हियर करेगा। हियर करने के बाद फाइनली क्या करेगा, फाइनली डिसाइड करेगा, मैटर को डिसाइड करके क्या करेगा, जो उसका जजमेंट है। जज क्या देता है, जजमेंट देता है। न्यायाधीश क्या देता है, न्याय देता है। इसने अपना क्या दिया,
एक आपका जजमेंट उसने पास कर दिया। अब जजमेंट वो पास करेगा किस पे करेगा, जो इश्यूज बनाए थे उसने, जजमेंट भी किस पे पास करेगा, किसी चीज पे भी नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी क्या कह रहे थे, जो उसने इशू बनाए थे, मैंने आपको बताया जो उसने वाद बनाए थे इश्यूज, उन इशू पे वो क्या करेगा, जजमेंट दे देगा कि भैया मुझे ऐसा लगता है, और उसमें रीजंस भी लिखे रहते हैं। वो एक ऐसा इशू बनाएगा, फिर बताएगा इस इशू में ऐसी ऐसी चीजें प्लेंटिफ ने, कहीं डिफेंडेंट ने ऐसी ऐसी, कहीं लॉ ऐसा कहता है, मुझे ऐसा लगता है, फाइनली वो बताएगा कि उसने क्या डिसाइड किया। ऐसे जितने इशू बनाएंगे हर इशू को सॉल्व करेगा। अपन एग्जाम में क्वेश्चन आते 5 क्वेश्चन आए 5 को सॉल्व करते हो, यहाँ पे क्या होगा, जितने इशू बनाए होंगे उतने इशू को सॉल्व आपको करना पड़ेगा। यही जब आप जजमेंट राइटिंग लिखोगे सेम आपको करना पड़ेगा। उसमें लॉ का भी आप दोगे, प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने क्या, लॉ क्या कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्यों ऐसा लगता है, आप एक उसको ब्रीफिंग में बताइए। इसलिए बोलते नहीं कि 500 पेज की जजमेंट हो जाती है, क्यों इतना लोग कहते हैं। अब जैसे कोई मामला 20 साल चलेगा तो पता नहीं कितने आदमी आगे काका कह जाएंगे। अभी आपका ये जो मैटर चला था आप देखिएगा, जो एक बहुत मैंने अभी एक बताया कि मैटर तो भैया 200 साल से पेंडिंग है। आपने अभी शायद एक मैटर सुना होगा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, कितना लंबा हो गया था उसमें, तो मतलब बोल क्यों हो रहा था डील, मतलब वो लगभग 1992 के आसपास का, शायद आई एम नॉट रॉन्ग 1992 के आसपास, लगभग लगभग 1992 का, लगभग 28 साल या 27 साल हो गए थे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, और कहा जाता है ये मैटर केवल यहां से पेंडिंग नहीं था, ये शायद अंग्रेजों के टाइम से पेंडिंग था मैटर। अब इतने सारे गवाह आए, दोनों ने, किसी ने अपने पक्ष में कहा, किसी ने इसके पक्ष में कहा, इतने सारे एविडेंसेस पेश किए गए। अब क्या हुआ, दोनों ने बहुत सारी दलीलें, तो बता दें कि मैंने जब ट्रांसलेशन होना था, जब मैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को समझ में ट्रांसलेशन होता, तो ट्रांसलेशन में बड़ा समय लगा था, कितना बड़ा जजमेंट हो गया होगा। तो जजमेंट क्या होता है, तो जजमेंट कैसे आता है, जजमेंट जब इशू बनते हैं ना, तो पहले उन्होंने देखा होगा इशू क्या है, भैया मामला किस चीज का था, उसने देखा होगा कि टाइटल सूट है, दो प्रकार के सूट होते हैं, जरा टाइटल सूट्स होते हैं, और कुछ कैसे सूट्स होते हैं, कुछ आपके अलग अलग सूट होते हैं। तो वो टाइटल सूट को कुछ लोग कह रहे थे टाइटल सूट है, कुछ लोग कह रहे थे कुछ अलग है, उस मैटर पे नहीं जानते, कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अब तो न्यायालय को पहले क्या करना था, न्यायालय को तो इशू बनाना था ना, इशू क्या है, वेदर दिस मैटर इज रिलेटेड टू टाइटल और समथिंग एल्स, ये मैटर किससे रिलेटेड है, कौन टाइटल को, कौन सूट लेके आया, तो जो लेके आएगा वो प्लेंटिव होगा, जो नहीं, जो उसको डिनाई करा होगा डिफेंडेंट होगा, किस किस चीज की मांग की गई है वो चीजें होंगी। तो यहां पे उसके आधार पे कोर्ट ने क्या किया, पूरा मैटर बनाता है इस प्रकार से, हर क्वेश्चन का उसको सॉल्व करता है, जितने गवाह होते हैं सब चीजों को ऐसे 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 क्या करता है, जो एंड में उसको लगता है प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिसीजन दे दिया जाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है, द डिक्री, अब जब सूट आ जाता है, जब जजमेंट आ जाता है, तो जजमेंट के बाद क्या करता है, कोई डिक्री पास करता है। डिक्री में बताता हूं, जजमेंट होता है 500 पेज का, 1000 पेज का, 2000 पेज का, 10 पेज का, 20 पेज का। अरे यार देखो, जैसे समझो मैंने मामला दायर किया, मुझे लॉ नहीं आता, अब मामला हो गया, तो मैं जज साहब से कहूंगा, जज साहब से तो नहीं, मैं वकील साहब से कहूंगा भैया क्या हुआ, वकील का आप कह रहे लो यार ये तुम जजमेंट, कह रहे 500 पेज का इतना बड़ा, बोले इतना पढ़ लेते तो हम ही ना बन जाते एडवोकेट। तुम कह रहे लो 500 पेज का तुमने धर दिया, और उसकी लैंग्वेज ऐसी जो समझ में नहीं आती, गूगल से भी करो तो पता नहीं का बताता है, लॉको का भी ट्रांसलेट करो गूगल से तो अर्थ का अनर्थ बताता है, पता नहीं कौन मर रहा है और कैसे मार देगा। तो घबराहट हो जाती है कि भैया ये तो अपने को मार दे रहा है, अपन ऐसा लिख रहा है कि उसकी मौत हुई, तो थोड़ी देर में हिंदी ट्रांसलेट करो तो लगता है कि हम ही मर गए हैं, इस टाइप से आ जाता है। तो अब भैया सामने वाला जो आदमी है जिसको लॉ नहीं आता, तुमने 500 पेज 200 पेज 100 पेज का जजमेंट दे दिया, उसको कहा गएगा वकील साहब जो बताओ, जीते के हारे, आपसे सीधा सीधा यही बोलता है, हुआ काजे बताओ। तो ये जो है ना डिक्री, ये यही है कि हुआ क्या, ये 1-2 पेज में होती है कि प्लेंटिफ को ये मिला, डिफेंडेंट को ये मिला, प्लेंटिफ का ये लगेगा, डिफेंडेंट का ये, भैया प्लेंटिफ मामला जीत गया, प्लेंटिफ को ये जमीन मिलेगी, जमीन के साथ साथ इतना इतना पैसा मिलेगा, डिफेंडेंट को ये देना पड़ेगा। ये होता है डिक्री। डिक्री में मतलब निचोड़ होता है, जजमेंट को आपने निचोड़ लिया, मतलब जजमेंट तो आपका है वो अलग है, जजमेंट में क्या होते हैं, जजमेंट में क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, गवाह होते हैं, साक्ष्य होते हैं, साक्षी होते हैं, न्यायालय को क्या लगा, एविडेंसेस कैसे है, सब कुछ कहां पे होता है, जजमेंट में। लेकिन जजमेंट में इतना सब कुछ नहीं है, आप तो वही पूछ रहे हैं ना कि हुआ क्या, हुआ क्या ये है, इसी को लिख लो, डिक्री को लिख लेना, हुआ क्या, डिक्री क्या है, हुआ क्या न्यायालय। तो न्यायालय ने कहा भैया जे हुआ फाइनल में, तो दिस इज डिक्री। बताएंगे अभी डिक्री और ऑर्डर में अंतर क्या होता है, इसको बोलते हैं एडजुडिकेशन ऑफ, इसको एडजुडिकेशन बोला जाता है, एडजुडिकेशन एक निचोड़, कल बताएंगे जब डिक्री पढ़ेंगे, 2-2 में डिक्री बताएगी, 214 में आपको ऑर्डर बताएगा, डिक्री ऑर्डर हम पढ़ेंगे। तो समझ में आया यहां तक। अब इसके बाद क्या हो जाता है, जब डिक्री आ गई, अभी भी खत्म नहीं हुआ, देखिएगा जजमेंट आ गया, जजमेंट के बाद डिक्री आ गई, डिक्री के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। अब भैया मिला क्या, तुमने लिख दिया, ए न्यायालय ने क्या लिखा, एक न्यायालय लिख दिया कि ए को क्या दिलाई जाए, जो बी जिस प्रॉपर्टी पर काबिज है ना। अब देखिए डिक्री में क्या लिखा है,
डिक्री में लिखा है कि ए व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी दिलाया जाए जिस पर बी काबिज है, जिस पर बी कब्जा किया वो उसको बी को बेदखल किया जाए, बल्कि ए को कब्जा दिलाया जाए। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि ए को क्या दिलाया जाए, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिलाया जाए। अरे बहुत खुश हुआ यार, ये तो यार मजा ही आ गई, 2 लाख भी मिल गए, प्रॉपर्टी भी मिल गई, और इसको वार्निंग भी दे दी गई कि, और इसको साथ साथ कह दिया गया कि जो भी वादी का खर्चा हुआ है वाद लाने में 10,000 रुपए वो भी दिलाया जाए। तो ये और खुश हो गया, बोले ये भी वापस आ गया, और कह दिया इसको जो शारीरिक कष्ट वगैरह हुआ है वो भी दिलाया जाए। ये तो और खुश हो गया, 5,000 रुपए ये भी दिलाया जाए। ठीक है, बढ़िया, खुश हो गया, डिक्री लेके पहुंचा, दूसरे दिन पहुंच गया पड़ोसी के, भैया हटो, ये पहुंचा ए बी के पास, गांव का दबंग भी। बोले क्या हो गया भाई, जब सुबह सुबह उठ के आया? अरे बोले देखो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, आप तो कल पहुंचे नहीं थे, हम पहुंचे थे, देखो डिक्री दी हमारे पक्ष में, उठाया डंडा, उसने छूटना चालू कर दिया। अब बेचारा वो क्या करे यार, अब बेचारा पीट रहा। अब वो यही कह रहा, वो भक्ता पहुंचा न्यायालय के पास, न्यायालय बचा लो, मार रहा है, तो न्यायालय, अब न्यायालय से क्या कह रहा है, न्यायालय अगर हम इतने सक्षम होते तो हम आपके पास काहे को आते, हम खुद ही अपनी जमीन ना छुड़ा लेते। तो न्यायालय कहता है कि तुमसे कहा किसने था वहां जाओ। तो अब भैया आपको क्या करना है, कोर्ट में, कोर्ट का अब देखिए, कोर्ट का केवल जो होता है ना, कोर्ट का काम केवल न्याय जजमेंट देना नहीं है, डिक्री देना नहीं है। अब जो आपने इन पॉइंट्स पर लिखा हुआ है ये चीजें, इसको एग्जीक्यूट कराइए, एग्जीक्यूट मतलब लागू कराइए। अब कैसे एग्जीक्यूट कराएगा, कोर्ट सीधा ऑर्डर देगा पुलिस वाले को कि भैया पुलिस जाइए उसको वहां से बेदखल करिए, ये हमारा ऑर्डर है। व्यक्ति नहीं कह रहा, व्यक्ति कहेगा तो कौन पुलिस सुन रही है, कोर्ट कहेगा। एग्जीक्यूशन मतलब जो भी डिक्री में लिखा हुआ है उसको लागू कराना। तो अब लागू कौन कराएगा, पुलिस लागू कराएगी, या उसको जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी। अब ये जो पैसा जब्त करना है कौन करेगा, अब भैया ये कलेक्टर जब्त करेगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा या कोई और करेगा, क्या पुलिस लेके आएगी, नहीं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलाएगी भैया इसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करे, इससे पैसा जब्त करे। अब ये जो एग्जीक्यूट करना, क्योंकि भैया आप जजमेंट देके करोगे क्या, 5 साल मामला चला, जजमेंट पक्ष में वो लेके घूम रहा है कि देखो डिक्री, देखो डिक्री, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो डिक्री से होगा क्या, डिक्री को जब तक एग्जीक्यूट ना कराओगे, तो एग्जीक्यूशन भी जरूरी, और एग्जीक्यूशन कराता है कोर्ट। और एग्जीक्यूशन के संबंध में हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 36 से, सॉरी 36 से लेके आपकी 75, ये सब कुछ एग्जीक्यूशन है 74 तक, ठीक है, 36 से 74 तक। और ऑर्डर 21 जिसमें इस ऑर्डर ही में केवल कितने 51 ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में ही शायद आपके 106 नियम है, तो इतने बड़े बड़े तो ये है, ठीक है। तो अभी ये पढ़ेंगे, और इसके बाद क्या होगा, अब भैया कोई व्यक्ति व्यथित है, देखो इसके पहले जब जजमेंट आता है, डिक्री आती है, तो उसके बाद ही आप क्या कर सकते थे, अपील, रिव्यू, रिवीजन जो भी आपको करना था आप कर लेते। तो यहां से इस प्रकार से आपका पूरा मैटर डील होगा। अब इसी के संबंध में कैसे एविडेंस आएंगे, कैसे समन किया जाएगा, कैसे WS पेश किया जाएगा, कैसे प्लेंट पेश किया जाएगा, किसे प्लेंट पेश किया जाएगा, कहां पे मामला लाया जाएगा, टेरिटोरियल जुडिक्शन का, कोर्ट के पास क्या अधिकार होगा, एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, कमीशन कैसे जारी किया जाएगा, अपील कैसे की जाएगी, रिवीजन कैसे किया जाएगा, रिव्यू कैसे किया जाएगा, इंडिजेंट सूट क्या होगा, तमाम चीजों के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी अब, CPC। तो ये एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो समझ में आई होगा। बाकी कल से क्लास करेंगे 3:30 बजे से, ठीक है, 3:30 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, कल भी 3:30 से ही होगी, रोज ही होगी, वो तो रोज ही होगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन।